प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 292 पूर्व देश में संकट। राइली परिवार मुख्यालय। एक अधीनस्थ तेजी से पुराने किले के विशाल हॉल में दाखिल हुआ और गहरा झुककर प्रणाम किया। पुराने कबीले प्रमुख को रिपोर्ट। ताज़ा खबर के अनुसार कई लाखों की संख्या वाली रुद्र सेना जो रणवीर रायचंद को ढूंढ रही थी, उसने अभी अभी अपना अभियान पूरी तरह से रोक दिया है और वे आर्यावर्त वापस लौट रहे हैं। ये सुनकर राइली परिवार के पुराने कबीले प्रमुख भैरव की बूढ़ी आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। क्या उन्हें हमारी योजना का पता चल गया है? नामुमकिन। ठंडी सांस लेते हुए उसने घोषणा की, तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया? हमारे भेजे गए मृतक योद्धाओं की टुकड़ियां और राइली के शीर्ष विशेषज्ञ पहले ही पूर्व देश पर धावा बोल चुके हैं। इससे पहले कि रुद्र सेना के सैनिक वापस लौट सकें, वे वहां रणवीर द्वारा बनाई गई हर नींव को मिटा देंगे। मैंने हर्षवर्धन नागपाल को भी सूचित कर दिया है कि वह आर्थिक रूप से घेराबंदी करे और रोहाना ग्रुप के शेयर्स को गिरा दे। इस बार मैं उसकी ताकत और उसके कारोबार दोनों को बर्बाद होते देखूंगा, जब तक कि इस दुनिया से उसका नामो निशान न मिट जाए। राइली प्रमुख ने गंभीर स्वर में कहा, उनकी आंखों में हत्यारी मंशा झलक रही थी। ... इस समय नवयुग राष्ट्र, नवयुग नगर। रणवीर रायचंद ने सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद करण और लोहित अपने मिशन से लौट आए। हॉल मास्टर को रिपोर्ट। सागर फार्मास्यूटिकल्स को जमींदोज कर दिया गया है। नवयुग के अधिकारी अब मलबा साफ कर रहे हैं। शाबाश। रणवीर ने सिर हिलाया। इसके साथ ही नवयुग राष्ट्र में मेहता परिवार को जड़ से उखाड़ फेंका गया था। यह उस महिला को उकसाने की कीमत थी जिससे वह प्यार करता था। करण, दोपहर की फ्लाइट्स बुक करो, रणवीर ने आदेश दिया। जी सर, करण ने तुरंत जवाब दिया। अनन्या, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर वापसी में रूही के लिए कोई तोहफा ले लेंगे, रणवीर ने सुझाव दिया। ठीक है, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। जैसे ही समूह एक रेस्तरां की तलाश में निकला, अग्नि तेजी से रणवीर के पास आए। संप्रदाय प्रमुख, मुझे अभी हंसा से खबर मिली है, हमलावरों का एक रहस्यमय समूह पूर्व देश में प्रकट हुआ है और रुद्रधाम की ताकतों पर हमला कर रहा है। मैंने हंसा को तुरंत उन्हें रोकने का आदेश दिया है। रुद्रधाम पर अचानक हमला। रिपोर्ट सुनकर रणवीर की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मीरा दी ने सही कहा था। कबीर मेहता ने अनन्या को नवयुग बुलाकर उनकी मारक क्षमता का एक हिस्सा यहां उलझा दिया ताकि घात लगाने वालों के लिए रास्ता साफ हो सके। अगर उसका अनुमान सही था तो ये राइली के ही आदमी होंगे। उसी पल अनन्या शर्मा का फोन बजा। ये साया है। रणवीर ने फोन लिया और स्वाइप करके जवाब दिया। हॉल मास्टर, बुरा हुआ है। रहस्यमय हमलावरों के एक समूह ने हम पर हमला किया है। मैं रूही की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन वे बेतहाशा ताकतवर हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। वे कठपुतलियों की तरह हैं। अमर कठपुतलियां। इन शब्दों ने रणवीर को वह सब बता दिया जो उसे जानने की जरूरत थी। मृतक योद्धा मेहता परिवार के अलावा केवल राइली, जो उनके साझेदारों में से एक था, के पास मृतक योद्धाओं तक पहुंच थी। काल सागर में भी राइली ने पहले ही उस पर घात लगाने के लिए मृतक योद्धा भेजे थे। जब कबीर मेहता ने रुद्रधाम की ताकत का एक हिस्सा खींच लिया, तब मौके का फायदा उठाया तो इसके पीछे का हाथ वास्तव में राइली परिवार का है। राइली, उसने नाम फुफकारा। उसकी आंखों से खूनी चमक फूट पड़ी। वापस लौटते ही उसने राइली को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया था। अब वे मरने के लिए खुद पूर्व देश पहुंच गए थे। ठीक है, वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इस बार मैं सीधा हमला करूंगा और तुम्हारे पूरे राइली कबीले को मिटा दूंगा, रणवीर ने घोषणा की। उसकी हत्यारी मंशा उफान पर थी।
राइली शब्द सुनते ही करण, लोहित और बाकी सभी उसी खून की प्यास से जल उठे। यह शायद ही पहली बार था जब राइली ने उन्हें उकसाया था, बिल्कुल अंधाधुंध। साया, वे मृतक योद्धा हैं, उनकी गर्दन के पीछे वार करो, वही उनका नाजुक बिंदु है। सुरक्षित रहो, हर कीमत पर रूही की रक्षा करो, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। रणवीर दहाड़ा। कॉल समाप्त करते हुए वह करण पर चिल्लाया, टिकट भूल जाओ, हमें एक मिलिट्री फाइटर जेट चाहिए, वापसी का सबसे तेज रास्ता। जी सर, करण ने जवाब दिया और तुरंत हरकत में आ गया। मुश्किल से 5 मिनट बाद एक फाइटर जेट गरजता हुआ मौके पर पहुंच गया। एक नागरिक विमान बहुत धीमा होता, केवल एक फाइटर जेट ही काम कर सकता था। एकमात्र कमी, विशेष प्रशिक्षण के बिना यात्री अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण दबाव को मुश्किल से ही सहन कर पाते हैं, इसलिए अनन्या शर्मा साथ नहीं आ सकती थी। अनन्या, मैं करण और लोहित के साथ वापस जाऊंगा, तुम एयरलाइनर से आओ, रणवीर ने कहा, फिर अग्नि को रुकने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया, वह जानती थी कि स्थिति कितनी गंभीर है। रूही अभी भी घर पर थी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वह केवल रणवीर को आगे जाने दे सकती थी। चिंता मत करो, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो कुछ भी गलत नहीं होगा, उसने उसे आश्वस्त किया और फाइटर जेट में कूद गया। करण और लोहित ठीक उसके पीछे चले गए। गड़गड़ाहट, फाइटर जेट कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ आसमान की ओर लपका। मेरी गैरमौजूदगी में पूर्व देश में अराजकता फैलाने की जुर्रत, देखो मैं कैसे तुम्हारा कत्लेआम करता हूँ। कॉकपिट के अंदर रणवीर की नजरें काली और जानलेवा थीं। वह शांति की तलाश में वापस नहीं आया था। उसका पहला काम हर दुश्मन को खत्म करना था, चाहे वह राइली हो या ठाकुर मठ, कोई नहीं बचेगा। ... रणवीर के जाने के कुछ ही देर बाद अनन्या शर्मा अग्नि के साथ हवाई अड्डे पर पहुंची और पूर्व देश के दिल्ली जाने वाले एक निजी जेट में सवार हुई। विमान में केवल वह और अग्नि ही थीं। जब करण ने फाइटर जेट की मांग की थी तो उसने नवयुक्त सरकार से अनन्या के लिए एक एस्कॉर्ट जेट तैयार करने के लिए भी कहा था। अधिकारियों ने मना करने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने क्षेत्र को सील कर दिया और राष्ट्र का बेहतरीन विमान मुहैया कराया, वही विमान जो आमतौर पर सम्राट की राजकीय यात्राओं के लिए आरक्षित होता था। नवयुग के लिए रणवीर एक जीवित राक्षस था, उसका हर एक अतिरिक्त मिनट देश को आसन विनाश के डर से भर देता था। ये सुनकर कि वह जा रहा है, उन्होंने हर अनुरोध स्वीकार किया और केवल सर्वोत्तम आपूर्ति की। अनन्या का विमान उड़ान भरने के बाद ही रुद्रधाम के हजारों सैनिकों और छाया संप्रदाय के सदस्यों ने देश छोड़ा। जब ये खबर राजभवन पहुंची तो मौजूदा सम्राट, महान युद्ध देवता और देश के शीर्ष अधिकारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब तक रणवीर, रुद्रसेना, यहाँ तक कि उसके परिवार के रूप में अनन्या वहां थे। ... ये नवयुग के गणमान्य व्यक्ति अपने ही आवासों से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि मेहता परिवार को नष्ट करने से रणवीर का गुस्सा शांत नहीं होगा और वह किसी भी क्षण राजभवन पर धावा बोल सकता है। ईश्वर की कृपा है, वह निषिद्ध राक्षस आखिरकार अपने आदमियों के साथ चला गया। एक आदमी का पूरे देश को डराना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अब दुनिया में रणवीर को कौन रोक सकता था। 10 राज्य गठबंधन का विनाश अभी भी कल की बात जैसा लगता था। हाल ही में दुनिया की 3 महान निषिद्ध भूमि में से 2 को उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये 10 गठबंधनों को गिराने से भी ज्यादा भयानक था। नवयुग जैसा छोटा सा द्वीपीय देश उसके प्रकोप से कभी नहीं बच पाता। जैसे ही रणवीर आर्यावर्त की ओर दौड़ा, पूर्व देश के दिल्ली में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। अध्याय 293, सख्त योजना, रुद्रधाम पर प्रहार। 10 से अधिक मृतक योद्धा कुछ पश्चिमी दिग्गजों के साथ दिल्ली में रणवीर के विला को घेरे हुए थे। हरी शिखर विला। साया यहाँ तैनात था, वीरता से लड़ रहा था। रूही अपने कमरे में सुरक्षित थी। उसके यहाँ होते हुए कोई अंदर घुसने की सोच भी नहीं सकता था। हालांकि रणवीर ने उसे मृतक योद्धाओं की कमजोरियां बता दी थीं, लेकिन साया की अपनी साधना अभी शक्ति देव स्तर तक नहीं पहुंची थी और इन सभी मृतक योद्धाओं के पास शक्ति देव स्तर की युद्ध क्षमता थी। उनकी गर्दन पर वार करना आसान नहीं था। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद साया के शरीर पर पहले से ही कई घाव थे और खून बह रहा था। उसने रुद्रसेना को सूचित कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। तभी साया को अचानक एक कॉल आया। रिपोर्ट, ड्रैगन किंग साया, हम रास्ते में हैं, लेकिन हमें रहस्यमय हमलावरों के एक बड़े समूह का सामना करना पड़ा, जिनकी संख्या कई हजार के आसपास है। वे सभी योद्धा हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। हमारी तरफ से भीषण लड़ाई चल रही है। पहले देखो कि क्या तुम घेरा तोड़ सकते हो। अगर स्थिति बदलती है तो मुझे तुरंत सूचित करो, साया ने जल्दी से कहा। फोन काटने के बाद उसने तुरंत विक्रम को कॉल किया। विक्रम, तुम्हारी तरफ क्या स्थिति है? ये मृतक योद्धा वास्तव में असामान्य हैं। न केवल वे शक्तिशाली हैं, बल्कि उन्हें मारना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन है। सौभाग्य से मेरा शरीर ठीक हो गया है, अन्यथा मैं खतरे में पड़ सकता था। अस्पताल में आम लोगों को गलती से नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आपसे मिलने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम कैसे?
हो, विक्रम ने तेजी से पूछा और फोन पर लगातार लड़ाई की आवाजें सुनी जा सकती थीं। स्थिति अच्छी नहीं है, सेना पर घात लगाकर हमला किया गया है और वे अभी नहीं पहुंच सकते। साया ने जल्दी से कहा, रूही को खतरे में मत पड़ने देना, मैं अभी आ रहा हूं। विक्रम ने जल्दी से कहा और पूरी गति से सड़क पर दौड़ते हुए हरी शिखर विला की ओर बढ़ा। लेकिन इसी पल एक सन की आवाज के साथ सड़क के कोने से अचानक एक ठंडी चमक उड़ती हुई आई। यह एक ब्लेड था जिसकी धार पूरी तरह से खुली थी। अगर विक्रम समय पर नहीं रुकता तो उसका सिर पहले ही उड़ चुका होता। मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। विक्रम दहाड़ा, उसका शरीर हरकत में आया और पल भर में हमलावर के सामने प्रकट हो गया। यह एक पश्चिमी योद्धा था, लंबा और भारी भरकम, एक शक्तिशाली आभा के साथ। विक्रम ने एक शब्द नहीं कहा और सीधे मुक्का जड़ दिया। पश्चिमी दिग्गज ने निर्णायक रूप से अपना बड़ा हाथ घुमाया। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ पश्चिमी दिग्गज तुरंत पीछे हट गया। विक्रम भी कई मीटर पीछे हट गया। विरोधी की साधना बहुत मजबूत थी, वह एक शक्ति देव स्तर का मास्टर था। न केवल मृतक योद्धा उसे मारने आए थे, बल्कि असली शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति भी। हालांकि उसने शायद अभी शक्ति देव स्तर के क्षेत्र में कदम रखा होगा। विक्रम की शक्ति राजा स्तर की चरम साधना के साथ उसे विरोधी से सीधे भिड़ने का कुछ आत्मविश्वास था। ये तुम जैसे कचरे के लिए उत्पात मचाने की जगह नहीं है, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी प्राण शक्ति को तीव्रता से घुमाया और फिर से आगे बढ़ा। ये पूर्व देश था, विरोधी की यहां आकर मुसीबत खड़ी करने और रुद्रधाम पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? इसका केवल एक ही परिणाम था, मौत। रणवीर रायचंद पहले ही मर चुका है, तुम्हारा रुद्रधाम हमारा विरोध नहीं कर सकता। पश्चिमी दिग्गज ने टूटी फूटी आर्यावर्त भाषा में कहा, उसका चेहरा अहंकार से भरा था। जहनुम में जाओ, विक्रम ने सीधे गाली दी, वह पहले ही विरोधी तक पहुंच चुका था। सन तभी हवा के चीरने की आवाज अचानक आई, जो अत्यधिक खतरा लेकर आई। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। इस बदमाश का एक साथी था जो चुपके से उस पर पीछे से हमला कर रहा था। उसने निर्णायक रूप से अपना सिर घुमाया, केवल एक ठंडी चमक देखने के लिए। सन उसके सामने आ रही थी, लेकिन यह उस पर लक्षित नहीं थी। अगले ही सेकंड में एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। पश्चिमी दिग्गज का सिर अचानक एक नुकीले तीर से बिंध गया और खून बेतहाशा बिखर गया। वह आदमी जमा हुआ खड़ा था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। वह विक्रम से लड़ने पर केंद्रित था और उसने ध्यान नहीं दिया कि किसी ने अचानक छाया से उस पर हमला कर दिया था, और यह इतना तेज था उसे बचाव का मौका भी नहीं मिला। धड़ाम! एक पल में यह पश्चिमी शक्ति देव स्तर का दिग्गज सीधे जमीन पर गिर गया। ढेर! विक्रम हक्का बक्का रह गया। एक प्रतिष्ठित शक्ति देव स्तर का मास्टर बस ऐसे ही मारा गया। हमलावर बहुत भयानक था। वहां बस खड़े मत रहो, जल्दी करो और साया की मदद करो। एक ठंडी आवाज अचानक आई। विक्रम ने तुरंत ऊपर देखा। सड़क के कोने पर एक दीवार पर हरे रंग के कपड़ों में एक महिला खड़ी थी, जिसका छोटा सा कद एक बहुत ही फुर्तीले व्यवहार को रेखांकित कर रहा था। हंसा, विक्रम ने आश्चर्य से कहा। वह वास्तव में छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से एक थी, जिससे वह मधुपुर में गुप्त कबीले से निपटते समय मिला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होगी। एक ही तीर से शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को मार गिराया। शुक्रिया, विक्रम ने कहा। हालांकि वह छाया संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दृढ़ था, उसे स्वीकार करना पड़ा कि 4 महान छायाओं की ताकत उनके अष्टनाग राजाओं से कहीं ऊपर थी। तुम और मैं दोनों संप्रदाय प्रमुख के अधीनस्थ हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी चलें, हंसा ने उदासीनता से कहा, फिर अपना धनुष और तीर रखा, अपने शरीर को हिलाया और हवा में उड़ गई, शाम की हवा की तरह हल्की। क्या गजब की फुर्ती है, विक्रम ने मन ही मन तारीफ की। वह 4 महान छायाओं के बारे में थोड़ा जानता था। हंसा 2 पूर्ण कलाओं में माहिर थी, की गोंद और तीरंदाजी। आज उसने दोनों को देखा था। विक्रम ने देर नहीं की और तुरंत कार्रवाई भी की। एक पल बाद हंसा और विक्रम लगातार हरी शिखर विला पर पहुंचे। दर्जनों मृतक योद्धा कई पश्चिमी दिग्गजों के साथ विला पर एक बड़ा हमला कर रहे थे। साया पहले से ही घायल था और कठिनाई से प्रतिरोध कर रहा था। भाई, मैं आ गया, विक्रम दहाड़ा, सीधे मृतक योद्धाओं पर झपट पड़ा। इन लोगों को मार डालो, हंसा ने आदेश दिया। छाया से कई आकृतियां प्रकट हुईं, सभी छाया संप्रदाय के सदस्य। हंसा ने खुद अपना धनुष खींचा और लगातार लौह बाण छोड़े गए। बैंग बैंग! उसकी तीरंदाजी शानदार थी। हर बार जब वह प्रत्यंचा छोड़ती तो एक लौह बाण एक मृतक योद्धा की गर्दन के पीछे लगता, फिर पूरा शरीर तुरंत फट जाता, अंग और आंतरिक वायरिंग और उपकरण हर जगह उड़ जाते। छाया संप्रदाय और विक्रम को आते देख साया तुरंत बहुत खुश हुआ और जवाबी हमले में सभी के साथ शामिल हो गया। उन्होंने एक बार फिर दुश्मन को दबा दिया, लेकिन ठीक इसी समय लगभग 100 की संख्या में हथियारों का एक समूह अचानक घटनास्थल पर दिखाई दिया।
उनकी ताकत बेहद जबरदस्त थी और वे उन्नत हथियारों से लैस थे। इन लोगों के शामिल होने के बाद वे शेष कुछ शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों और दर्जनों छाया संप्रदाय के सदस्यों, साथ ही विक्रम और साया के साथ तुरंत टकराव के एक नए दौर की शुरुआत करने लगे। समुद्र के उस पार रायली मुख्यालय में रायली परिवार का पुराना कबीला प्रमुख भैरो फ्रंट लाइन से खुफिया रिपोर्ट सुन रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि रुद्र सेना को रोका गया और नाग राजाओं को घेर लिया गया, उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं में से 4000 मील दूर समुद्र के उस पार रणवीर को ढूंढ रहे थे। पूर्व देश में बचे 4 नाग राजाओं में से 2 अनन्या शर्मा के साथ नवयुग राष्ट्र गए थे। वर्तमान में पूर्व देश में केवल 2 नाग राजा और कुछ लाख रुद्र सेना के सैनिक थे, और ये लाखों रुद्र सेना के सैनिक भी पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित थे। इन सेनाओं को इकट्ठा होने से रोकने के लिए रायली ने उन्हें दिल्ली के बाहर रोकने के लिए लोगों को 1 दर्जन से अधिक छोटी टीमों में विभाजित कर भेजा। वे सेनाएं चाहे कुछ भी हो जाए एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। एक बार जब रायली द्वारा भेजे गए दिग्गज 2 नाग राजाओं को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाते और फिर रुद्र सेना पर जवाबी हमला करते तो ऑपरेशन को सफल माना जाता। लेकिन इसी पल एक अधीनस्थ तेजी से रिपोर्ट करने आया, कबीले प्रमुख, स्थिति बदल गई है। रणवीर के घर पर जब हम उसके बच्चे और नाग राजा को घेर रहे थे, रहस्यमय उस्तादों का एक समूह दिखाई दिया। उनमें एक महिला भी थी जिसके पास शक्ति देव स्तर की साधना थी, जिसने हमारे भेजे गए कई मृतक योद्धाओं को मारने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल किया। शक्ति देव स्तर का मास्टर। कबीले प्रमुख भैरो की आंखों में तुरंत आघात और गंभीरता का भाव दिखाई दिया। क्या ये छाया संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो सकता है? अध्याय 294 गतिरोध। ये रणवीर के कमान के तहत एक इक्का है, लेकिन वे बहुत रहस्यमय हैं। रायली के पास भी छाया संप्रदाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस बार कर्मियों की तैनाती केवल रुद्रधाम के इर्द गिर्द घूम सकती है। हालांकि भले ही छाया संप्रदाय के सदस्य दिखाई दें, वे क्या कर सकते हैं? बस एक शक्ति देव स्तर का विशेषज्ञ। मैंने अकेले रुद्रधाम के नाग राजा पर हमला करने के लिए 3 महान शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञों को भेजा है, इसलिए हम निश्चित रूप से उनका सफाया कर सकते हैं, भैरो ने आत्मविश्वास से कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक फाइटर जेट इस समय पूर्व देश की ओर बढ़ रहा था, और इस फाइटर जेट में यात्री कोई और नहीं बल्कि रणवीर और रुद्रधाम के 2 नाग राजा थे। अल्ट्रा हाई स्पीड पर यात्रा करते हुए आर्यावर्त के क्षेत्र में प्रवेश करने में केवल आधा घंटा लगा। तुरंत कई टोही विमानों ने इसे रोकने के लिए एक निश्चित सैन्य अड्डे से उड़ान भरी। हालांकि जब टोही विमानों ने विमान पर लोगो देखा तो वे तुरंत हक्का बक्का रह गए। वह एक तीखी तलवार थी। ये रुद्रधाम का फाइटर जेट है, इसलिए इन टोही विमानों ने तुरंत एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाने के बजाय उन्होंने फाइटर जेट को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। रुद्र सेना आर्यावर्त का एक मिथक है और एक तीखी तलवार भी, जो कभी पूरी भूमि पर लड़ी थी और कमांडर रणवीर के नेतृत्व में सभी दिशाओं को दबा दिया था। हालांकि रणवीर पहले ही पद छोड़ चुका है। इंद्रप्रस्थ ने बहुत पहले एक आदेश जारी किया था, जब भी रणवीर या रुद्रधाम कोई काम करता है तो उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इन टोही विमानों ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की और पूरी उड़ान के दौरान उन्हें एस्कॉर्ट किया। फाइटर जेट के अंदर रणवीर लगातार साया द्वारा बताई गई खबरों को सुनता रहा, ये जानते हुए कि छाया संप्रदाय के सदस्य सहायता के लिए गए थे और विक्रम भी घटनास्थल पर पहुंच गया था। लेकिन स्थिति अभी भी प्रतिकूल थी। विक्रम और साया के पास केवल चरम शक्ति राजा स्तर की साधना थी और साया पहले से ही घायल था। केवल हंसा के पास शक्ति देव स्तर की साधना थी। अकेले मृतक योद्धाओं से निपटने के लिए ही काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा घटनास्थल पर 2 महान शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ थे, साथ ही 100 से अधिक अन्य दिग्गज, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक शक्ति राजा स्तर तक पहुंच चुके थे। जहां तक रुद्र सेना का सवाल था, जो दिल्ली के बाहर विभिन्न स्थानों पर तैनात थी, उन सभी का सामना दुश्मन की नाकाबंदी से हुआ था और वे जल्दी इकट्ठा नहीं हो सके। एकमात्र बल जिसे तैनात किया जा सकता था वह छाया संप्रदाय था। लेकिन छाया संप्रदाय के सदस्यों की कुल संख्या पहले से ही कम थी। उनमें से आधे को काल सागर ले जाया गया था और पूर्व देश में बचे आधे में से एक हिस्सा अग्नि द्वारा नवयुग राष्ट्र ले जाया गया था। अब पूर्व देश में छाया संप्रदाय की ताकत केवल 1/4 थी। रणवीर का मानना था कि हंसा के नेतृत्व में छाया संप्रदाय के 1/4 कर्मी उन दुश्मनों को रोक सकते थे, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि दुश्मन के पास बैकअप प्लान हो। हालांकि अब उसने आर्यावर्त में प्रवेश कर लिया था। दिल्ली पहुंचने में कम से कम 1 घंटा और लगेगा, जिससे स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। वह न केवल विक्रम और अन्य लोगों के बारे में चिंतित था, बल्कि लाखों रुद्र सेना के सैनिकों के बारे में और विशेष रूप से रूही के बारे में भी। रणवीर ने पीछे हटने पर विचार किया, लेकिन अगर यह केवल छाया संप्रदाय के सदस्य और विक्रम होते तो कोई बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि रूही भी वहीं थी। विला में रहने से कम आड़ मिल रही थी।
अगर वे अचानक जगह बदलते तो वे दुश्मन की नज़र में आ जाते, जिससे जोखिम बढ़ जाता। विक्रम, कमांडर शेरगिल को सूचित करो और उसे सेना का नेतृत्व कर सहायता प्रदान करने के लिए कहो। इसके अलावा क्षेत्र को सील करने के लिए पेट्रोल ऑफिस को सूचित करो। रणवीर ने जल्दी से व्यवस्था की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उन दिग्गजों से निपटेंगे, वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि वे उसके वापस आने तक समय रोक सकें। जी, विक्रम तुरंत सहमत हो गया। एक पल में 2 कॉल किए गए, एक दिल्ली कैंटोनमेंट मुख्यालय को और दूसरा दिल्ली पेट्रोल ऑफिस को। महान सेना के गवर्नर जनरल कमांडर शेरगिल ने तुरंत वहां तैनात हजारों सैनिकों को हरिशिखर विला की ओर इकट्ठा होने का नेतृत्व किया। इंद्रप्रस्थ की नीतियों के अनुसार रुद्रधाम को काम करते समय पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती है। इंस्पेक्टर केदार कुलकर्णी पेट्रोल ऑफिस के प्रमुख के रूप में खबर मिलने के बाद सभी प्रमुख विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए तेजी से सूचित किया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विक्रम को अचानक एक संदेश मिला। हॉल मास्टर, हरिशिखर विला की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर दिग्गज पहरा दे रहे हैं, सेना और पुलिस कर्मियों को रोक रहे हैं। दोनों पक्ष वर्तमान में गतिरोध में हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मन ने इस ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी की है। रणवीर की नज़र बर्फीली थी। कमांडर शेरगिल और इंस्पेक्टर कुलकर्णी को सूचित करो, उनसे कहो कि वे जल्दबाजी में काम न करें ताकि अप्रत्याशित घटनाओं से बचा जा सके। ये रुद्रधाम का अपना मामला था। जब तक कि नितांत आवश्यक न हो, रणवीर दूसरों को शामिल नहीं करना चाहता था ताकि हताहतों को रोका जा सके। क्या फाइटर जेट और तेज जा सकता है? रणवीर ने पूछा। ये सबसे तेज गति है, पायलट ने जवाब दिया। ये सुनकर रणवीर ने और कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करने लगा। साया, करण और हंसा, रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के सभी कर्मियों के साथ तुम्हें डटे रहना होगा और मेरे लौटने का इंतजार करना होगा। इन लोगों के अलावा जो रणवीर के दिल पर भारी बोझ डाल रहा था, वह निस्संदेह रूही थी। मेरी प्यारी बेटी, पापा मरे नहीं हैं। मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा, इसलिए प्लीज डरना मत। रणवीर और साया लगातार संपर्क में रहे। अगर स्थिति वास्तव में बेकाबू हो जाती, भले ही वह नहीं चाहता कि दूसरे शामिल हों, उसे कमांडर शेरगिल, इंस्पेक्टर कुलकर्णी और अन्य लोगों को बाहर से हमला करने देना होगा। लेकिन अगर नौबत यहां तक आए तो जोखिम निस्संदेह नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, जिससे वह बचना चाहता था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। फाइटर जेट एक उल्का की तरह आर्यावर्त के आसमान को चीरता हुआ सीधा दिल्ली की ओर उड़ा। आधे घंटे बाद लड़ाई अभी भी गतिरोध में थी। छाया संप्रदाय के समर्थन से बड़ी संख्या में दिग्गजों के साथ भी दुश्मनों को विला में आधा कदम भी रखना मुश्किल हो रहा था। दूसरी मंजिल के बेडरूम में रूही कमरे में छिपी हुई थी, एक गुड़िया पकड़े हुए और घबराहट से बाहर देख रही थी। उसने संयोग से साया को चोट खाते और कमरे के बाहर बालकनी पर गिरते हुए देखा, जहां उसके शरीर पर एक नया घाव जुड़ गया था। रूही ने दरवाजा खोला और चिल्लाए, अंकल साया। साथ रहने के दिनों के बाद रूही को नाग राजाओं से गहरा लगाव हो गया था। जल्दी अंदर जाओ, अंकल ठीक हैं, साया ने आग्रहपूर्वक कहा, रूही को अपने शरीर से ढकते हुए, इस डर से कि कहीं उसे दुश्मन निशाना न बना ले। इस जगह पर दुश्मन के हमले का मतलब बिल्कुल साफ था। उस पर एक भारी जिम्मेदारी थी और वह रूही को कुछ भी नहीं होने दे सकता था। मैं नहीं जा रही, आपको खून आ रहा है, रूही ने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अच्छे बच्चे बनो, अंकल ठीक हैं, हम सब ठीक हो जाएंगे। ये कहने के बाद साया अचानक रूही के करीब झुका और उसके कान में फुसफुसाया, बस आधे घंटे में तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे। सच्ची? रूही की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, आंसू अभी भी उसकी पलकों से चिपके हुए थे, सितारों की तरह चमक रहे थे। ये सच है, इसलिए चिंता मत करो, जल्दी वापस अंदर जाओ, साया ने कहा। ठीक है, जब मेरे पापा वापस आएंगे तो वह निश्चित रूप से इन बुरे लोगों को हरा देंगे, रूही ने उत्साह से कहा, अपने आंसू पोंछते हुए, और तुरंत कमरे में लौट गई। साया मुड़ा और फिर से लड़ाई में शामिल हो गया। रायली मुख्यालय। एक अधीनस्थ जमीन पर घुटने टेक कर कबीले प्रमुख भैरों को खबरें देना जारी रख रहा था। कबीले प्रमुख, हमारे द्वारा भेजे गए 3 शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञों में से एक विक्रम को रोकने की कोशिश में मारा गया। अब केवल 2 शक्ति देव स्तर के विशेषज्ञ विला को घेरे हुए हैं, साथ ही शक्ति देव स्तर से नीचे के 100 से अधिक योद्धा हैं। लेकिन छाया संप्रदाय के सदस्य बहुत दुर्जय हैं। हमारे मृतक योद्धा लगभग समाप्त हो चुके हैं और शेष कर्मी प्रभावी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। छाया संप्रदाय वास्तव में रणवीर की कमान के तहत एक इक्के के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर वे नहीं होते तो रुद्रधाम के कुछ दिग्गज टिक नहीं पाते। हम और देरी नहीं कर सकते। एक बार जब इंद्रप्रस्थ की आधिकारिक सरकार हस्तक्षेप करती है तो चीजें मुसीबत बन जाएंगी, कबीले प्रमुख भैरों ने अचानक कहा। कबीले प्रमुख, आपका क्या मतलब है? ठाकुर मठ को कदम उठाने के लिए कहो। मुझे पता है कि दिल्ली में भी उनके दिग्गज हैं, कबीले प्रमुख भैरों ने ठंडे स्वर में कहा।
अध्याय 295 ठाकुर मठ के 4 असुरों में से एक का प्रहार। पल भर में रायली मुख्यालय से एक गुप्त कॉल किया गया। दिल्ली के उपनगरों में एक हाई एंड टी हाउस में एक उदास व्यवहार वाला आदमी अकेले चाय पी रहा था। इस समय एक अधीनस्थ अचानक चला आया और 90 डिग्री झुका। आदरणीय आत्मा शिकारी असुर, रायली परिवार का बूढ़ा आदमी उम्मीद करता है कि हमारा ठाकुर मठ रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के विशेषज्ञों से निपटने में मदद करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। वे सचमुच कचरे का ढेर हैं, अंत में हमारी मदद की जरूरत पड़ ही गई। चाय पी रहे आदमी ने ताना मारा, लेकिन ये देखते हुए कि हमने रणवीर से निपटने के लिए सहयोग किया था, हम बेमन से उनकी मदद करेंगे। हम इस अवसर का उपयोग अपना हिसाब बराबर करने के लिए भी कर सकते हैं। इस बिंदु पर आत्मा शिकारी असुर का स्वर बेहद ठंडा था। पिछली बार जब उन्होंने काल सागर में रणवीर को मारने की कोशिश की थी तो उनके ठाकुर मठ ने भारी कीमत चुकाई थी। 2 असुरों और दर्जनों शीर्ष विशेषज्ञों को खो दिया था। भले ही रणवीर बाद में मर गया, फिर भी इस कर्ज ने ठाकुर मठ को क्रोधित कर दिया। अब जब उनके पास रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को नष्ट करने का मौका है तो वे निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा वे बस रास्ते में एक कदम उठा रहे हैं। यदि इंद्रप्रस्थ के अधिकारी जांच करते हैं तो वे अधिक से अधिक रायली को जिम्मेदार ठहराएंगे, ठाकुर मठ को नहीं। आत्मा शिकारी, क्या मैं लोगों को लाऊं? अधीनस्थ ने पूछा। छाया संप्रदाय के पास एक शक्ति देव स्तर का विशेषज्ञ है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए मुझे खुद जाना चाहिए, आत्मा शिकारी असुर ने ठंडे स्वर में कहा। 4 असुरों में से एक के रूप में उसके पास सामान्य शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों को कुचलने के लिए पर्याप्त ताकत थी। एकांत, रक्त, मुझे तुम्हारा बदला लेने दो। उसके बोलने के बाद उसका शरीर हरकत में आया और वह तुरंत गायब हो गया। ... इस समय हरिशिखर विला में लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। हंसा ने छाया संप्रदाय के सदस्यों, साथ ही विक्रम और साया का नेतृत्व किया। सभी मृतक योद्धाओं को खत्म करने के बाद दबाव काफी कम हो गया। हालांकि विरोधियों के पास अभी भी 2 शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति और 100 से अधिक हत्यारे थे, वे कोई लाभ नहीं उठा सके। छाया संप्रदाय के लोग बहुत शक्तिशाली थे, उनमें से हर एक कई तरीकों के साथ एक अनोखा विशेषज्ञ था जिससे दुश्मन बेतहाशा खून बहाने लगे। विक्रम, हमें बस थोड़ा और डटे रहना होगा। जब हॉल मास्टर वापस आएंगे तो ये लोग मर जाएंगे, साया ने प्रोत्साहित किया। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। साया, स्थिति अभी हमारे पक्ष में है। मुझे ऐसी बातों से प्रोत्साहित करने की कोशिश मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर तुमने कहा होता कि हॉल मास्टर काल सागर में मिल गए हैं तो मैं विश्वास कर लेता, लेकिन ये कहना कि हॉल मास्टर जल्द ही वापस आ रहे हैं, तुम मुझे 3 साल के बच्चे की तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? साया हैरान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हॉल मास्टर ने विक्रम को सूचित नहीं किया था, शायद ये सोचकर कि वह अभी भी अस्पताल में ठीक हो रहा था। उसने तुरंत समझाया, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा, हॉल मास्टर वास्तव में जल्द ही वापस आ रहे हैं। बहुत हो गया, मैं इन लोगों को रोकने और रूही की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। तुम्हें मुझे हॉल मास्टर के नाम से प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने अभी भी विश्वास नहीं किया। हालांकि उसे दृढ़ विश्वास था कि हॉल मास्टर ठीक हैं, लेकिन उनके तुरंत लौटने की संभावना असंभव थी। ये हास्यास्पद था। सच्ची, मैं जानबूझकर तुम्हें प्रेरित करने की कोशिश नहीं कर रहा, साया ने समझाने की बहुत कोशिश की। ठीक है, अगर हॉल मास्टर अभी वापस आते हैं तो मैं तुम्हें बड़ा भाई कहूंगा। बकवास बंद करो और लड़ाई पर ध्यान दो, विक्रम ने लापरवाही से कहा। साया अवाक था और नहीं जानता था कि और कैसे समझाए। हॉल मास्टर के वापस आने तक रुको और देखो कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। उसने तुरंत खुद को वापस लड़ाई में झोंक दिया। जैसे ही स्थिति उनके पक्ष में हो रही थी, एक आकृति अचानक हवा में चलती हुई आई, जैसे वध का कोई अद्वितीय देवता एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित करते हुए। हर किसी की नजर इस व्यक्ति की ओर मुड़ गई। आसमान में इतनी स्थिरता से चलते हुए जैसे कि समतल जमीन पर चल रहा हो, उनकी साधना निश्चित रूप से शक्ति देव स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि वह दुश्मन की सहायता के लिए यहाँ है, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मौजूदा लड़ाई की स्थिति को देखते हुए उन्हें अभी भी थोड़ा लाभ था, लेकिन अगर विरोधियों को एक और शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की मदद मिलती तो स्थिति तुरंत उलझ सकती थी। रायली द्वारा भेजे गए लोग भी इस आसमान में चलने वाले व्यक्ति को देख रहे थे। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अनिश्चित थे, क्योंकि परिवार ने उन्हें बिल्कुल सूचित नहीं किया था। भयंकर रूप से लड़ रहे दोनों पक्ष इस व्यक्ति के आगमन के कारण अजीब तरह से रुक गए। नवागंतुक शांत और ध्वनिहीन लग रहा था, लेकिन जब उसका अंतिम कदम उतरा, बूम, एक जोरदार धमाका, जैसे अचानक बिजली की गड़गड़ाहट सीधे हवा में फट गई, जिससे हर किसी का दिल दहल गया। हर किसी के चेहरे पर दहशत के भाव दिखाई दिए। इस व्यक्ति की ताकत भारी और विनाशकारी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह शक्ति देव स्तर से भी ज्यादा ताकतवर है, विक्रम ने आश्चर्य से कहा।
ये संभव है कि उसने देव स्तर के पार कदम रख दिया हो। हंसा ने अचानक कहा। उसकी ठंडी आंखें विरोधी पर टिकी थीं, आश्चर्य और संदेह के साथ चमक रही थीं। देव स्तर के पार, ये सुनकर विक्रम ने मन ही मन दांतों तले उंगली दबा ली। उसने ऐसी किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था, देखना तो दूर की बात है। तुम लोग रणवीर रायचंद द्वारा किए गए पापों को भुगतोगे। आसमान में खड़े आदमी ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। यह आत्मा शिकारी असुर था, ठाकुर मठ के 4 असुरों में से एक। वह रायली के लोगों की सहायता के लिए आया था। वह हमारे लिए आ रहा है। साया का दिल बैठ गया। एक विशेषज्ञ जिसने देव स्तर के पार कदम रख दिया हो, दुश्मन की मदद कर रहा है, ये निस्संदेह उनके लिए एक बड़ा झटका था। हमारे हॉल मास्टर केवल उन लोगों को मारते हैं जो इसके हकदार हैं। इसमें पाप क्या है? विक्रम ने तिरस्कार पूर्वक थूका। आत्मा शिकारी असुर नहीं बोला, सीधे अपना बड़ा हाथ लहराया और एक हथेली के प्रहार से नीचे कुचल दिया। एक पल में भयंकर आंधियां सीटी बजाने लगी और हवा की धाराएं हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। हमला, हंसा ठंडे स्वर में चिल्लाई, तुरंत अपना धनुष खींचा। एक लौह बाण संग के साथ निकला, अत्यधिक गति से विरोधी की हथेली की ओर उड़ गया। तुम्हारी तीरंदाजी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल करना खुद को बहुत ज्यादा आंकना है। आत्मा शिकारी असुर ने ठंडे स्वर में कहा। हिंसक रूप से बड़ा हाथ पकड़ा और सीधे लौह बाण को कैद कर लिया। फिर उसने जोर से निचोड़ा। बैंग! लौह बाण तुरंत चकनाचूर हो गया, धूल के ढेर में बदल गया। ये दृश्य देखकर विक्रम, साया और छाया संप्रदाय के लोग बहुत घबरा गए। इस आदमी की ताकत बहुत भयानक है। ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में देव स्तर के पार कदम रख दिया है। वह एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी वे कल्पना नहीं कर सकते थे। बूम! उसी पल आत्मा शिकारी असुर के बड़े हाथ ने तीर को कुचलने के बाद अपना हमला जारी रखा। हंसा के पास तीर चलाना जारी रखने का कोई मौका नहीं था और हमले का सामना करने के लिए तुरंत अपनी बांह घुमा दी। विक्रम और साया ने भी तेजी से अपने हमले शुरू किए। छाया संप्रदाय के लोग भी खाली नहीं बैठे, वे सभी विरोधी का विरोध करने के लिए टूट पड़े। बूम! उस पल दोनों पक्ष पूरी तरह से टकरा गए। छाया संप्रदाय के सदस्य सबसे पहले पीछे उड़े, बेतहाशा खून थूकते हुए। उनमें से कई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उनकी आंतरिक नाड़ियां और हड्डियां सब टूट गई थीं। विक्रम और साया भी तुरंत उड़ते हुए भेजे गए, जमीन पर भारी रूप से गिरे, दोनों को गंभीर आंतरिक चोटें आईं। विशेष रूप से साया पहले से ही घावों से ढका था और इस बार उसकी हड्डियां सीधे कुचल गई थीं और टूट गई थीं। उसके आंतरिक अंगों को हिंसक आघात लगा। यह एक चमत्कार था कि वह मरा नहीं था। साया, क्या तुम ठीक हो? विक्रम ने तेज दर्द सहा, उठने की कोशिश की, लेकिन इसी पल धड़ाम, एक दबी हुई आवाज के साथ हंसा भी बाहर उड़ गई। दर्जनों मीटर पीछे हटते हुए आखिरकार एक दीवार के खिलाफ रुक गई। वाह! उसने अपना मुंह खोला और खून की एक उल्टी की। उसका चेहरा मौत जैसा पीला था। उसकी छोटी आकृति ने उसे देखने वालों को भारी चिंता में डाल दिया। विक्रम की नजरें सिकुड़ गईं। यहाँ तक कि हंसा, जिसके पास सबसे ऊंची साधना थी, उसका विरोध नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि विरोधी ने वास्तव में देव स्तर के पार कदम रख दिया था। ये दृश्य देखने के बाद रायली द्वारा भेजे गए लोग भी हौंफने लगे। बहुत ताकतवर, इस व्यक्ति की पहचान क्या है? हालांकि वे उत्सुक थे, उन्हें बस ये पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि वह उनकी मदद कर रहा था। तुम सबको मरना होगा, आत्मा शिकारी असुर ने ठंडे स्वर में कहा, एक दानव की तरह, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक एहसास देते हुए। उसने फिर से अपना बड़ा हाथ घुमाया, हंसा और अन्य लोगों को एक ही बार में मारने की तैयारी की। साया ने जल्दी से समय चेक किया। हॉल मास्टर अभी भी कम से कम 5 मिनट में वापस आ सकते थे, लेकिन विरोधी की ताकत के साथ उन्हें मारने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। 1 मिनट काफी होगा। नहीं, मुझे तुरंत हॉल मास्टर से संपर्क करना होगा। साया ने निर्णायक रूप से अपना फोन निकाला। क्या समय हुआ है और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? विक्रम अवाक था। भले ही वह हॉल मास्टर का उपयोग डराने के लिए करना चाहता था, उसे कम से कम इसे विरोधी से जोर से कहना चाहिए। साया ने ज्यादा नहीं समझाया, उसने बस नंबर डायल करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन ठीक इसी पल एक बूढ़ी आवाज अचानक तैरती हुई आई। क्या साधना लोक के किसी व्यक्ति का आकर सामान्य योद्धाओं से निपटना जाती नहीं है? अध्याय 296, राजा की वापसी, हत्यारी मंशा आसमान छूती है। हंसा और अन्य लोगों ने जल्दी से ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने तांत्रिक चोगे में, सफेद बाल और दाढ़ी के साथ, दुनिया से परे एक अमर की तरह अचानक प्रकट हुआ। वह फिर विला के मुख्य द्वार के सामने पहुंचा। उसकी नजर शांति से आत्मा शिकारी असुर पर टिकी थी। ये वही बूढ़ा साधु है, साया अचानक चिल्लाया। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य था। कौन सा बूढ़ा साधु? विक्रम ने पूछा। पिछली बार जब हमने मेघ पर्वत पर देवलोक के दिग्गजों का सफाया किया था, तो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा साधु अचानक प्रकट हुआ और कुछ अजीब बातें कहीं। ये वही बूढ़ा है, साया ने जल्दी से समझाया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष यहाँ दिखाई देगा, और वह ये भी जानता था कि दूसरा पक्ष कौन था।
साधना लोक, ये शब्द सभी के लिए नया था। वे समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है। तुम वास्तव में जानते हो कि मैं साधना लोक से हूँ। आत्मा शिकारी असुर की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। मैं तुम्हारी सटीक पहचान भी जानता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं कहूंगा ताकि कुछ गुंजाइश बची रहे। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने उदासीनता से कहा। बूढ़े साधु, तुम वास्तव में कौन हो? आत्मा शिकारी असुर ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस इस जगह से चले जाओ। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु का स्वर शांत था। इस स्तर के मास्टर का सामना करते हुए उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उसे स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग के साथ एक होने का एहसास था, जो दुनिया में किसी भी चीज का सामना बिना किसी भावना की लहर के कर सकता था। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। चूंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मेरे तरीकों के बारे में भी पता होना चाहिए। आत्मा शिकारी असुर ने धमकी दी। साधना लोक और अंधार जगत का नश्वर दुनिया में शामिल न होने का कारण कई साल पहले सभी पक्षों द्वारा एक मौन समझ है। जहां तक कारण का सवाल है, तुम इसे अपने दिल में जानते हो। तुमने देवलोक और काल सागर का हश्र देखा है, जिन्होंने पहले ही रेखा पार कर ली है। मेरी बात सुनो, इस जगह से चले जाओ। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। उनका स्वर शांतिपूर्ण लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक दाव की लय उनके चारों ओर बहती हुई प्रतीत होती थी, जो आसपास की जगह को प्रभावित कर रही थी, जिससे वे एक प्राचीन ऋषि की तरह दिखाई दे रहे थे। वे नष्ट हो गए क्योंकि उनकी अपनी ताकत अपर्याप्त थी। तुम्हें मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम नहीं जाते तो मुझे दोष मत देना। आत्मा शिकारी असुर ने बोलना समाप्त किया और अचानक हमला किया। एक हथेली से बूढ़े आदमी पर वार किया। महाराज, सावधान! हंसा और विक्रम चिल्लाए। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने उदासीनता से हथेली के प्रहार को देखा, निराशा में सिर हिलाया और अचानक अपना बड़ा हाथ लहराया। बूम! उनकी हथेलियों की टक्कर ने तुरंत एक कान फोड़ देने वाला विस्फोट पैदा किया, जिससे पूरा आसमान हिल गया। एक शक्तिशाली शॉकवेव उग्र रूप से बाहर निकली। आसपास के सभी लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका खून और प्राण ऊर्जा उमड़ पड़ी। आत्मा शिकारी असुर का शरीर अचानक हवा में पीछे की ओर शूट हुआ। उसका चेहरा सदमे से भरा था और उसने जल्दी से दूसरे पक्ष को देखा। उसने देखा कि सफेद बालों वाला बूढ़ा साधु शांति से अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अविचलित थी। यद्यपि वह अत्यंत बूढ़ा था, उसने एक जोश की भावना बिखेरी, जैसे 10,000 वर्षों से गर्भ से खड़ा एक प्राचीन देवदार का पेड़। जैसे कि अगर आसमान भी गिर जाए तो उसे जरा भी नुकसान नहीं होगा। विक्रम ने केवल हॉल मास्टर पर इस तरह की सर्वोच्च आभा देखी थी। उस उदास आदमी की साधना शक्ति देव स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी बूढ़ा साधु उसे पीछे हटा सकता था। बूढ़े साधु की साधना कितनी भयानक होगी, अकल्पनीय। तभी साया द्वारा किया गया कॉल आखिरकार कनेक्ट हो गया। इससे पहले कि वह बोल पाता, अंदर से एक आवाज आई, मैं आ गया हूँ। ये सुनकर साया का शरीर कांप उठा। बूम बूम! आसमान से अचानक एक विशाल दहाड़ आई। साया ने तुरंत ऊपर देखा और एक फाइटर जेट को तेज गति से उनकी ओर उड़ते हुए देखा, जो साफ नीले आसमान में एक सफेद लकीर छोड़ रहा था। हॉल मास्टर वापस आ गए हैं। हम बच गए। साया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, बहुत उत्साहित। एक पल में फाइटर जेट कम ऊंचाई पर उतर गया। जब यह जमीन से कई 100 मीटर ऊपर था तो केबिन का दरवाजा खुला और एक आकृति एक दिव्य ड्रैगन की तरह बाहर निकली। दिल्ली, मैं वापस आ गया हूँ। रूही, पापा वापस आ गए हैं। रुद्रधाम के भाइयों और छाया संप्रदाय के शिष्यों, मैं वापस आ गया हूँ। चिल्लाहट फैल गई, बिजली की तरह फट रही थी, पूरी दुनिया में गूंज रही थी। जमीन पर विक्रम को जैसे बिजली का झटका लगा। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यह आवाज, ये हॉल मास्टर की है। यह आश्चर्य बहुत अचानक आया, इतना कि वह लगभग विश्वास नहीं कर सका। एकटक घूरता रहा जब तक वह आकृति धीरे धीरे नीचे नहीं उतरी और उसकी पूरी उपस्थिति नहीं देखी जा सकी। विक्रम उत्साह से उछल पड़ा। हॉल मास्टर, ये वास्तव में हॉल मास्टर हैं। वह मरे नहीं हैं, वह जिंदा वापस आ गए हैं। हा, उसे अब अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। उसके शरीर की हर नस फड़क रही थी और वह पूरी तरह से पागल हो गया। वह बहुत सुखद आश्चर्यचकित था। यह एक सामान्य व्यक्ति के 5 करोड़ की लॉटरी जीतने जैसा था, शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव। ये सुनने के बाद कि हॉल मास्टर के साथ कुछ हुआ है, विक्रम बेहद चिंतित था। इन दिनों खबरों का इंतजार कर रहा था, लेकिन खोज चिंताजनक थी। कोई सुराग नहीं था। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे बुझ रही थीं। किसने सोचा होगा कि आज हॉल मास्टर अचानक एक फाइटर जेट में दिल्ली वापस आएंगे। एक स्वर्गीय देवता की तरह उतरती उस अद्वितीय आकृति को देखकर विक्रम का खून खौल रहा था। उसके लिए वह सिर्फ हॉल मास्टर नहीं थे, बल्कि उसके जीवन का एक विश्वास भी थे। अगर रणवीर रायचंद नहीं मरता तो विश्वास हमेशा जीवित रहेगा। साया, साले, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम ने शिकायत की, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक शानदार मुस्कान लटकी हुई थी।
साया मासूम लग रहा था। मुझे लगा कि हॉल मास्टर ने आपको पहले ही बधाई दी है और मैंने आपको अभी बताया कि हॉल मास्टर वापस आ रहे हैं, लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया। इस बिंदु पर साया को अचानक कुछ याद आया और वह हंसा। क्या इसका मतलब है कि अब आप हार गए हैं? क्या आपको अब से मुझे बड़ा भाई कहना होगा? विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। दुश्मन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम बाद में बात करेंगे। रणवीर की उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा। वह अद्वितीय आभा 9 लोगों को दबाते हुए लगभग पूरे दिल्ली को दबा रही थी। दूर कुछ राहगीर ऊपर देख रहे थे और देख रहे थे। आसमान में कई 100 मीटर से नीचे उतरना, बस ये दृश्य ही काफी आश्चर्यजनक था। इसके अलावा ये व्यक्ति रणवीर रायचंद था। साया और हंसा। हालांकि वे पहले से ही जानते थे कि रणवीर जिंदा है और पहले आश्चर्यचकित थे, फिर भी इस समय रणवीर को प्रकट होते देख अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। दुनिया में हर किसी ने सोचा था कि हॉल मास्टर मर चुके हैं, लेकिन वह सुरक्षित और स्वस्थ दिखाई दिए। जब खबर बाहर निकलेगी तो यह निश्चित रूप से पूरी दुनिया को चौंका देगी। हर कोई बेहद उत्साहित था। रणवीर रायचंद। आत्मा शिकारी असुर ने आसमान से उतरती हुई आकृति को ऊपर देखा, उतना ही आश्चर्यचकित। क्या यह आदमी मर नहीं गया था? वह फिर से क्यों टपक पड़ा? इससे पहले कोई खबर नहीं थी। ये बहुत अप्रत्याशित था। बूम! एक पल में रणवीर का शरीर विला के मुख्य द्वार पर उतरा। उसकी मुद्रा राजसी थी, उसकी उपस्थिति शक्तिशाली। राजा की वापसी आसमान के नीचे बेजोड़। पापा! रूही ने दरवाजा खोला और जल्दी से विला से बाहर भागी। तुरंत रणवीर पर झपट पड़ी, उसके पैर को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था, उसका छोटा मुंह रोने से सूज गया था। रूही, रोना मत। पापा के यहाँ होते हुए डरने की कोई बात नहीं है। रणवीर ने रूही को उठाया और उसके आंसू पोंछे। क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? इन बुरे लोगों ने अंकल साया और बाकी लोगों को चोट पहुंचाई। रूही ने रोते हुए कहा। कोई बात नहीं पापा, अभी उन्हें मार डालेंगे। रणवीर ने रूही को नीचे उतारा। उसकी नजर तुरंत सभी पर घूम गई। उस पल में हत्यारी मंशा आसमान छू गई और भयंकर हवाएं उग्र हो गईं। अध्याय 297। जब उसने कहा मारो तो बस मारो, ठाकुर मठ का एक और असुर ढेर। रणवीर रायचंद की निगाहें जिन पर भी पड़ी, रायली द्वारा भेजे गए हर शख्स की रूह कांप गई। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के 2 शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट्स को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी जहरीले सांप ने उन पर अपनी नजरें गड़ा दी हो। उनके अंदर डर का सैलाब उमड़ पड़ा। रणवीर रायचंद, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो आज मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। आत्मा शिकारी गुर्राया और अपना हाथ हवा में लहराया। उसकी प्राण शक्ति किसी तूफान की तरह गरजते हुए उमड़ पड़ी। सेक्ट लीडर, संभल कर, उसने शक्ति देव स्तर तोड़ दिया है। हंसा ने पीछे से चिल्लाकर आगाह किया। लेकिन रणवीर रायचंद को किसी का डर नहीं था। तो क्या हुआ अगर उसने शक्ति देव स्तर तोड़ दिया है? अब जब वह वापस आ गया है तो उनमें से एक एक को मरना होगा। धड़ाम! उसने पल भर में अपनी प्राण शक्ति को घुमाया और जोरदार मुक्का मारा। बूम! एक कान फोड़ देने वाले धमाके ने आसमान को हिलाकर रख दिया, जैसे पत्थर और आकाश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। आत्मा शिकारी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी हथेली को कुचल रहा हो। इतनी भयानक ताकत का सामना करना लगभग नामुमकिन था। चटाक! उसकी हथेली का जाल तुरंत फट गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। कैसे? आत्मा शिकारी हक्का बक्का रह गया। वह सच में इस आदमी को नहीं हरा सका, यह अकल्पनीय था। मर जा! रणवीर का मुक्का नीचे की ओर बरसा, जिसने विरोधी के हाथ को झटक कर किनारे कर दिया। फिर वह मुक्का सीधा आत्मा शिकारी की छाती पर जा लगा। धड़ाम! आत्मा शिकारी हवा में किसी तिनके की तरह उड़ गया और शून्य लोक में खून की छींटें बिखर गईं। वह दर्जनों कदम दूर जा गिरा और फिर लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटा। धड़ धड़ धड़! हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे का डामर गहरे गड्ढों में तब्दील होता गया। जब वह आखिरकार रुका तो उसका चेहरा मुर्दे की तरह पीला पड़ चुका था। उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं। उफ! विक्रम और साया ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। हॉल मास्टर की साधना सच में इतनी भयानक थी। छाया संप्रदाय का हर व्यक्ति भी सन्न रह गया था। हंसा को याद था कि सेक्ट लीडर को शक्ति देव स्तर के चरम शिखर पर होना चाहिए। फिर भी एक ही मौके में उसने एक सुपर शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट को घायल कर दिया। साफ था कि उसकी साधना ने फिर से कोई नया स्तर पार कर लिया था। ठाकुर मठ का आदमी? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। तकनीक और आभा उन ठाकुर मठ के एक्सपर्ट से मेल खाती थी जिन्हें उसने पहले मारा था, और केवल ठाकुर मठ के पास ही ऐसे शक्ति ब्रह्म स्तर के दुश्मन थे जो उसके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कर सकते थे। तुम सही हो, मैं ठाकुर मठ से हूँ, आत्मा शिकारी ने कबूल किया। फिर अंधेरे स्वर में जोड़ा, रणवीर रायचंद, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हें ऐसा कौन सा मौका मिला कि तुम बाहरी दुनिया के एक मार्शल आर्टिस्ट से शक्ति ब्रह्म स्तर के एक्सपर्ट बन गए? तुम्हारे ठाकुर लोगों की बदौलत। कुछ और को मारूंगा तो शायद मेरी साधना और बढ़ जाए, रणवीर ने बर्फीले अंदाज में जवाब दिया। अपनी मौत बुला रहे हो? आत्मा शिकारी गुस्से से फट पड़ा।
ठाकुर मठ हजारों सालों से आर्यावर्त के भीतर अडिग खड़ा था, साधना लोक में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। फिर भी रणवीर उसके शिष्यों को मारने की बात ऐसे कर रहा था जैसे ये कोई मामूली बात हो। ठाकुर मठ का विरोध करना मौत का रास्ता है। आत्मा शिकारी भौंका और एक ताबीज को आसमान की तरफ उछाल दिया। पल भर में वह भीषण लपटों में बदल गया। देखते ही देखते वह आग पागलों की तरह रणवीर की ओर बढ़ी। उन लपटों के भीतर धुंधली सी एक शैतानी आकृति दिखाई दे रही थी जो नोच रही थी और गुर्रा रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि साधना लोक के माहिर लोग अनोखे तरीके अपनाते थे, लेकिन विक्रम और बाकी लोगों के लिए यह ऐसे हमले का पहला नजारा था और वे खौफजदा थे। रणवीर रायचंद, यह मेरा आत्मा भक्षी ताबीज है, इसे छूते ही शरीर और आत्मा जलकर राख हो जाएगी। मरने के लिए तैयार हो जा। उसने नफरत से होंठ सिकोड़ते हुए ताना मारा। तो देखते हैं कौन मरता है, रणवीर चिल्लाया और तुरंत अपनी तलवार की मंशा को जगाया। शू शू शू, उससे एक विशाल तलवार की ऊर्जा किसी ज्वार की तरह उठी और बाहर की ओर टकराए। करीब आता आग का गोला तुरंत छेदों से भर गया और बिखर गया। फिर भी बिखरी हुई चिंगारियां बुझी नहीं, बल्कि रणवीर की ओर लपकीं। हा, रणवीर, ताबीज की ताकत देख, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा शिकारी ने ठंडेपन से हंसते हुए कहा। रणवीर कुछ नहीं बोला। जैसे ही वह डरावनी लपटें करीब आईं, वे अचानक उसके चारों ओर बिखर गईं। ऐसा लगा जैसे मौत का एक घेरा उसके शरीर के चारों ओर बन गया हो। एक स्वॉर्ड की डोमेन, आत्मा शिकारी सदमे में चिल्लाया। उसे तलवार की ऊर्जा से डर नहीं था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अदृश्य तलवारों का एक कफन पहले से ही रणवीर को घेरे हुए होगा। केवल तलवार कला को शिखर तक पहुंचाने वाला ही ऐसा कारनामा कर सकता था। अब तुम मर सकते हो। रणवीर की आवाज ठंडी थी। अदृश्य तलवार की ऊर्जा उबलते पानी की तरह खौल रही थी, किरणें प्रकट कर रही थी जो सीधे आत्मा शिकारी की ओर गईं। चीख चीख चीख, अनगिनत तलवार की किरणें शून्य लोक को चीरती हुई निकली। उनकी चीखें बहरा कर देने वाली थीं। आत्मा शिकारी को पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई और उसने जल्दी से बचाव किया। धड़ धड़ धड़, उसकी हथेलियां तलवार की ऊर्जा से टकराईं और बार बार धमाके गूंजने लगे। पुछ, तलवार की ऊर्जा बहुत घनी थी। थोड़ी ही देर के बचाव के बाद एक ब्लेड ने उसकी बांह काट दी। खून का फव्वारा छूट पड़ा। पुछ पुछ पुछ, और किरणें भी पार हो गईं, उसके शरीर को चीरती हुई और हर जगह खूनी घाव बनाती हुई। सर, बिना एक शब्द कहे आत्मा शिकारी घूमा और भागा। अगर और रुका तो मौत निश्चित थी। तुम बच नहीं पाओगे, रणवीर ने ऐलान किया, अपनी लालची भेड़िया तलवार निकालते हुए। एक अंधी कर देने वाली रोशनी ने शून्य लोक को चीर दिया। नहीं, आत्मा शिकारी चीखा। पुछ, अगले ही पल तलवार गिरी और उसकी दोनों बाहें एक साथ उड़ गईं। आह, दर्द की एक चीख उसके गले से निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हें एक पल के लिए जिंदा रखूंगा। ठाकुर मठ का मुख्यालय कहाँ है? रणवीर ने कड़ाई से पूछा। इस बार वह हर दुश्मन का सफाया कर देगा। रायली, ठाकुर मठ कोई नहीं बचेगा। तुम जानने के लायक नहीं हो। आत्मा शिकारी भींचे हुए दांतों से गुर्राया। सर, बिना कुछ कहे रणवीर ने फिर से लालची भेड़िया तलवार घुमाई। बोलना नहीं चाहते तो मरो, दया की उम्मीद मत रखना। आत्मा शिकारी की आंखें बाहर निकल आईं। रणवीर रायचंद, अगर तुमने मुझे मारा तो ठाकुर मठ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनसे लड़ना ऐसा है जैसे अंडे का पत्थर से टकराना। पुछ, लालची भेड़िया तलवार चमकी। आत्मा शिकारी का भौतिक शरीर खून की धुंध में बदल गया, हमेशा के लिए खत्म। उसकी आखिरी धमकी अभी भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। यहाँ तक कि पूरी लाश भी नहीं बची थी। दोस्त और दुश्मन सभी सन रह गए। शक्ति देव स्तर से परे एक बेमिसाल एक्सपर्ट को पलों में ही खूनी धुंध में बदल दिया गया। ये शब्दों से परे चौंकाने वाला था, दिमाग हिला देने वाला। हॉल मास्टर उसी पल करण और लोहित मौके पर पहुंचे। उनके पास रणवीर जैसी ताकत नहीं थी कि वे सैकड़ों मीटर से छलांग लगा सकें। उनके फाइटर जेट के उतरने के बाद ही वे दौड़कर आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हॉल मास्टर पहले ही एक शक्तिशाली दुश्मन को मार चुके होंगे। अद्भुत। फिर भी नवयुग राष्ट्र में उसकी क्रूरता देखने के बाद वे विक्रम और अन्य लोगों की तुलना में शांत थे। सब आदेश सुनो, युद्ध के मैदान को साफ करो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। रणवीर ने आदेश दिया। जी सर, करण और बाकी सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। रणवीर पहले ही हमला कर चुका था। अब उन दो शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट्स की बारी थी। लालची भेड़िया तलवार बिजली से भी तेज चली। भागो। दो शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट्स घूमे और भाग खड़े हुए। वे किसे बेवकूफ बना रहे थे। रणवीर सुपर शक्ति देव स्तर के मास्टर्स को चींटियों की तरह कुचल देता था। उनकी ताकत के साथ प्रतिरोध असंभव था। अध्याय 298, मारो मारो मारो, आठों दिशाओं में सफाया। आज कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। मेरे रुद्रधाम पर हमला करने की जुर्रत की है तो तुम्हें नरक में हाजिरी लगानी होगी, रणवीर ने कड़े शब्दों में कहा। पुछ। एक जोरदार धमाके के साथ शक्ति देव स्तर का एक मास्टर तुरंत ढेर हो गया। उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया। एक प्रतिष्ठित शक्ति देव स्तर का शक्तिशाली एक्सपर्ट जो पहले से ही दुनिया के शिखर पर खड़ा था,
अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर रणवीर के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। उसमें विरोध करने की भी ताकत नहीं थी। बचा हुआ व्यक्ति इतना डर गया कि उसे ठंडा पसीना आ गया और उसने भागने की भी जहमत नहीं उठाई। धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। कृपया मेरी जान बख्श दें हॉल मास्टर रणवीर। तुम्हें किसने भेजा है? रणवीर ने पूछा। ये रायली परिवार था, हम बस आदेशों का पालन कर रहे थे। कृपया मुझे जाने दें। पश्चिमी शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट ने सीधे कबूल कर लिया। रणवीर बहुत भयानक था। जिस पल आत्मा शिकारी मारा गया उसकी मानसिकता पहले ही टूट चुकी थी। तो यह वाकई रायली है। रणवीर की आंखें ठंडी थीं। वह बस पुष्टि करना चाहता था और सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद उसने अपनी लालची भेड़िया तलवार फिर से घुमाई। अफसोस है कि तुमने उनकी बात मानना चुना। तुम्हें तो मरना ही होगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पुछ, एक दबी हुई आवाज के साथ तलवार गिरी और वह आदमी मर गया। दो शक्ति देव स्तर के शक्तिशाली एक्सपर्ट्स की मौत के साथ बचे हुए 100 से अधिक लोग करण और अन्य लोगों के सामने कोई चुनौती नहीं थे। बस कुछ ही देर में उन सभी का काम तमाम कर दिया गया। लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और हवा में खून की गंध फैली हुई थी। हॉल मास्टर, विक्रम, साया और अन्य सभी चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में जोश जल रहा था। उनके पास अपने हॉल मास्टर को बताने के लिए बहुत कुछ था। बहुत समय हो गया, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, रणवीर ने कहा। सबको मारने के बाद उसे आखिरकार सबका अभिवादन करने का समय मिला। यह मुश्किल नहीं है जब तक हॉल मास्टर वापस आ गए हैं। विक्रम और अन्य सभी बोले। उनकी आंखें लाल थीं। इंतजार की घड़ी बहुत दिल तोड़ने वाली थी। क्या तुम ठीक हो? रणवीर ने विक्रम से पूछा। चिंता करने के लिए धन्यवाद हॉल मास्टर, मैं पहले ही ठीक हूँ। विक्रम ने अपनी छाती ठोंकी हंसते हुए। यह अच्छी बात है। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर साया की ओर देखा। तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, क्या तुम अब भी ठीक हो? मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। साया ने शर्माते हुए मुस्कुराया। उस सफेद बालों वाले बूढ़े बाबा का शुक्रिया। सफेद बालों वाला बूढ़ा बाबा? रणवीर ने जिज्ञासा से पूछा। जब वह यहाँ आया तो उसने किसी साधु को नहीं देखा था। साया को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत चारों ओर देखा। उसका चेहरा जम गया। सफेद बालों वाला बूढ़ा बाबा किसी समय गायब हो गया था। विक्रम और हंसा ने भी तुरंत आसपास खोजा, लेकिन बूढ़े बाबा का कोई नामो निशान नहीं मिला। यह अजीब है, वह कब गायब हुए? विक्रम हैरान था। वह बूढ़ा बाबा बहुत रहस्यमय था, बिना किसी सुराग के आता और जाता था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रणवीर ने पूछा। हॉल मास्टर, क्या आपको याद है वह पागल बूढ़ा बाबा जो उस दिन मेघ पर्वत पर देवलोक के लोगों का सफाया करते समय दिखाई दिया था? साया ने पूछा। बिल्कुल याद है, रणवीर ने सिर हिलाया। काल सागर की विपत्ति के बाद उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा बाबा मूल रूप से हर चीज के बारे में सही था। इस बार देश लौटने पर वह उनसे मिलने के लिए समय निकालना चाहता था। पहले वह ठाकुर मठ का मास्टर हमें मारना चाहता था। ये वही बूढ़ा बाबा था जो अचानक प्रकट हुआ और उसे चेतावनी दी। सामने वाले ने सलाह नहीं सुनी और जबरदस्ती हमला किया, लेकिन अंततः बूढ़े बाबा द्वारा पीछे हटा दिया गया। लेकिन जब आप प्रकट हुए तो वह किसी समय फिर से गायब हो गया। साया ने जल्दी से समझाया। उनका दिखना बहुत अजीब था और उनका गायब होना और भी अजीब। अगर विक्रम और हंसा गवाह न होते तो उन्हें संदेह होता कि क्या उन्होंने कोई भ्रम देखा है। साया की बात सुनकर रणवीर ने तुरंत गहरी सांस ली। तो यह वह बूढ़ा बाबा था जिसने मदद की। एक शक्ति ब्रह्म स्तर के मास्टर को पीछे हटाने के लिए उसकी साधना कितनी मजबूत होनी चाहिए। अकल्पनीय, यहाँ तक कि रणवीर खुद भी आश्चर्यचकित था। मेघ पर्वत पर उस बूढ़े बाबा को देखने के बाद उसने तय किया था कि सामने वाला साधारण नहीं है, निश्चित रूप से एक एकांतवासी मास्टर है। लेकिन उसने कभी इतनी भयानक ताकत की उम्मीद नहीं की थी। सामने वाले के गायब होने का कारण शायद ये था कि उसे पहले ही किसी माध्यम से उसकी वापसी के बारे में पता चल गया था। वह वास्तव में एक अथाह मास्टर है, रणवीर ने विस्मय में कहा। उसका संकल्प और मजबूत हो गया। सभी मामलों को सुलझाने के बाद वह निश्चित रूप से मेघ पर्वत की यात्रा करेगा। अभी के लिए कत्लेआम जारी रखो। विक्रम, करण, तुम दोनों रूही की रक्षा करने और साया की देखभाल करने के लिए यहीं रुको। हंसा, तुम लोगों को लेकर ठाकुर मठ के सदस्यों की तलाश करो। वे अकेले नहीं आए होंगे। लोहित, तुम और मैं विभिन्न सेनाओं को रोकने वाले दुश्मनों से निपटने जाएंगे। रणवीर ने एक के बाद एक आदेश दिए। जी जी जी, सभी ने सहमति में सिर हिलाया और जल्दी से कार्रवाई शुरू कर दी। आज मैं कत्लेआम मचा दूंगा और सबको याद दिलाऊंगा, जो कोई भी पूर्व देश में मुसीबत पैदा करने की जुर्रत करेगा वह नरक जाने का इंतजार करेगा। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐलान आसमान में गूंज उठा। रणवीर लोहित के साथ सबसे तेज गति से दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचा। हजारों की रुद्र सेना एक जंगल में लगभग 1000 हथियारों के साथ भयंकर लड़ाई में उलझी हुई थी।
हालांकि दोनों पक्षों के बीच संख्यात्मक असमानता बहुत बड़ी थी, लेकिन ये लगभग 1000 हत्यारे सभी अंतर्शक्ति स्तर की साधना रखते थे और कुलीन हथियारों से लैस थे। यहाँ पहले से घात लगाकर बैठे होने के कारण उन्होंने रुद्र सेना के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। बूम बूम, तभी दिल्ली की दिशा से एक फाइटर जेट आया, फिर युद्ध के मैदान के ऊपर चक्कर लगाने लगा। इसी पल केबिन का दरवाजा खुला और एक आकृति उग्र ड्रैगन की तरह बाहर उड़ गई। अनगिनत लोगों ने उस आकृति की ओर देखा, उनकी आंखें सदमे से भर गईं। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से बिना किसी उपकरण के नीचे उड़ना वास्तव में चमत्कारिक था। ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। न तो दुश्मन और न ही रुद्र सेना जानती थी कि वह आकृति कौन थी। जमीन से दूरी बहुत ज्यादा थी, वे चेहरा बिल्कुल साफ नहीं देख पा रहे थे। तभी आसमान से उतरती हुई उस आकृति ने अचानक एक तेज तलवार पकड़ी और आसमान को चीर देने वाला प्रहार किया। बूमच, एक विशाल तलवार की रोशनी ने शून्य लोक को चीर दिया, जिससे तुरंत सबकी आंखें चौंधिया गईं। पीछे हटो, रुद्र सेना के उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने तुरंत अपने अधीनस्थों को भागने का आदेश दिया। लेकिन इसी पल वे सभी अचानक अपने कदमों में रुक गए, आश्चर्य से देखते हुए। उन्होंने देखा कि तलवार का प्रहार दुश्मन पर था। ऐन वक्त पर तलवार की रोशनी गिरी। पुच पुच पुच, पूरे दृश्य में दबी हुई आवाजों का सिलसिला गूंज उठा। दुश्मनों के शरीर गुब्बारों की तरह फट गए, तुरंत खून की धुंध के बादलों में बदल गए। इस एक तलवार के प्रहार ने तुरंत सैकड़ों लोगों का सफाया कर दिया, जिससे रुद्र सेना में हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये कौन था जो उनकी मदद करने आया? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में वे सोच सकते थे वह हॉल मास्टर थे। लेकिन हॉल मास्टर के साथ दुर्घटना हो गई थी। उनके अलावा ड्रैगन किंग के पास भी इतनी मजबूत क्षमताएं नहीं थीं। पल भर में वह आकृति धरती पर उतरी, वहां एक देवराजा की तरह खड़ी हो गई, अपनी तलवार लहराते हुए आसमान के नीचे बेमिसाल। उस आकृति का चेहरा देखते ही रुद्र सेना को तुरंत अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। हॉल मास्टर, एक अचानक जयकारा आसमान में गूंज उठा। इस पल हर किसी का खून खौल उठा। ये बहुत ही अप्रत्याशित था। आसमान से उतरने वाला ये भयंकर व्यक्ति वास्तव में उनके हॉल मास्टर थे। ये निस्संदेह एक बड़ा सरप्राइज था, जिससे उत्साह के कारण सबकी आंखें लाल हो गईं। चूंकि मैं लौट आया हूं, कोई भी रुद्रधाम को उकसा नहीं सकता। मेरा अनुसरण करो और सभी दुश्मनों को कुचल दो, रणवीर ने ठंडे स्वर में डांटा। लंबी व्याख्याओं के लिए समय नहीं था। इन लोगों से निपटने के बाद उसे अभी भी अन्य सेनाओं की मदद करनी थी। मारो! रुद्र सेना तुरंत जोश से भर गई, एक उग्र हमला शुरू कर दिया। वे नहीं जानते थे कि हॉल मास्टर के साथ क्या हुआ था, बस ये पुष्टि करना कि वह मरे नहीं हैं काफी था। हॉल मास्टर के मौजूद होने पर उन्हें किसी का डर नहीं था। अध्याय 299, ये है योग्यता। हॉल मास्टर, क्या ये रणवीर रायचंद हो सकता है? जब सभी दुश्मनों के दिमाग में यह नाम आया तो उन्होंने तुरंत हौंफते हुए सांस ली, उनके चेहरे दहशत से भर गए। एक आदमी का नाम पेड़ की छाया जैसा होता है। रणवीर की भयानक प्रतिष्ठा लंबे समय से दुनिया भर में फैल चुकी थी, एक मौत के टैबू की तरह काम करती थी जो वैश्विक शक्तियों और अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट्स को रोकती थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि रणवीर मर चुका है, इसलिए राइली ने कार्रवाई करने की हिम्मत की और इन लोगों में रुद्र सेना से लड़ने का साहस आया। लेकिन अब रणवीर का दिखना निस्संदेह एक परमाणु बम था जिसने हर किसी की रूह कंपा दी और उनके होश उड़ा दिए। रणवीर के वहां खड़े होने मात्र से ही इन लोगों का हौसला टूट गया और वे तुरंत रुद्र सेना द्वारा कुचल दिए गए। रणवीर के एक तलवार के प्रहार ने न केवल सैकड़ों लोगों को मार डाला बल्कि पूरी दुश्मन सेना के लड़ने के जज्बे को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। रणवीर ने सिर्फ तमाशा नहीं देखा, वह भी तेजी से युद्ध के मैदान में शामिल हो गया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ इन लोगों को मारना बाएं हाथ का खेल था। बस कुछ ही पलों में हजारों मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक भी जिंदा नहीं बचा और हवा खून की गाड़ी गन से भर गई। चलो, अगला पड़ाव, रणवीर ने तुरंत आदेश दिया, फिर एक फाइटर जेट पर सवार होकर तेजी से उस क्षेत्र से निकल गया। अगले 1 घंटे में रणवीर ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई स्थानों की यात्रा की। उसने उन हजारों हत्यारों में से हर एक को मार डाला जिन्होंने रुद्र सेना पर घात लगाया था। अंत में पूर्व देश में तैनात 5 लाख की मजबूत सेना सफलतापूर्वक मिल गई। मौत के देवताओं के झुंड की तरह वे गर्व से मैदानों पर खड़े थे, उनकी आभा विशाल और बेजोड़ थी। प्रणाम हॉल मास्टर, हर कोई दहाड़ा, आसमान हिल गया। उनकी निगाहें उनके सामने खड़ी बेमिसाल आकृति पर टिकी थीं और वे सभी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। हॉल मास्टर लौट आए हैं। उन्होंने सीधे सभी दुश्मनों को मार डाला, किसी को पीछे नहीं छोड़ा। रुद्रधाम के सदस्यों के रूप में वे सभी जोश से उबल रहे थे। मेरा आदेश सुनो, दिल्ली को सील कर दो और एक भी दुश्मन को भागने मत दो, रणवीर ने निर्देश दिया। रुद्र सेना पर घात लगाने वाले दुश्मन खत्म हो चुके थे, अब दिल्ली के अंदर के दुश्मनों को साफ करने का समय था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई पीछे न छूटे। जी,
5 लाख रुद्र सेना के जवानों ने एक स्वर में चिल्लाया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन उनमें घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा। यही रुद्र सेना की पहचान थी। पल भर में हर कोई गायब हो गया। ठीक उसी पल रणवीर को हंसा का फोन आया। सेक्ट लीडर, हमने ठाकुर मठ के बचे हुए सदस्यों को ढूंढ लिया है। कुल 5 हैं, 2 शक्ति देव स्तर के और 3 शक्ति राजा स्तर के। जैसे ही वह बोली, एक रियल टाइम लोकेशन भेजी गई। रणवीर ने पता चेक किया और जल्दी से कहा, मैं अभी आ रहा हूं, मेरे लिए उन पर नजर रखो। फोन रखने के बाद रणवीर ने तुरंत कार्रवाई की। 10 मिनट बाद रणवीर एक सुनसान टी हाउस पर दिखाई दिया। सटाक हंसा चुपचाप प्रकट हुई। सेक्ट लीडर, वे अंदर हैं। शायद उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनका बॉस मर चुका है। अच्छा। रणवीर ने सिर हिलाया और तुरंत टी हाउस के अंदर उतर गया। उसकी बेमिसाल ताकत तुरंत फैल गई, पूरे क्षेत्र को दबा दिया। ठाकुर मठ के लोगों, बाहर निकलो। एक ठंडी ललकार हर कोने में फैल गई। सटाक सटाक सटाक, कई आकृतियां टी हाउस से बाहर उड़ गईं, पलक झपकते ही आंगन में आ पहुंची। रणवीर की ठंडी निगाहें उन पर घूम गईं। जैसा कि हंसा ने रिपोर्ट किया था, ठीक 5 लोग थे। 2 की आभा गहरी थी और वे शक्ति देव स्तर की साधना रखते थे। अन्य 3 शक्ति राजा स्तर की साधना रखते थे। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता चला कि हम ठाकुर मठ के हैं? शक्ति देव स्तर के एक आदमी ने शक से भरे हुए पूछा। रणवीर रायचंद। रणवीर ने थोड़ा मुंह खोला और बोला। बूम। ये नाम सुनकर 5 आदमियों के चेहरे ऐसे बदल गए जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। असंभव, रणवीर मर चुका है। वह दिल्ली में कैसे हो सकता है? एक शक्ति देव स्तर का एक्सपर्ट चिल्लाया। बाकी लोगों के चेहरों पर भी संदेह दिखाई दिया। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। तुम विश्वास करो या न करो, ये तुम्हारा मामला है। मैं यहाँ केवल तुम्हें मारने आया हूँ। रणवीर ने अपनी बात पूरी की, अपनी मुट्ठी भींची और आगे की ओर मारा। बूम। शक्तिशाली बल ने शून्य लोक को चीर दिया। प्राण शक्ति की एक भीषण धारा बनाई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इतना ताकतवर। 5 ठाकुर मठ मास्टर्स की आंखें अचानक से खुल गईं। मैं इसे मार दूंगा, शक्ति देव स्तर के एक एक्सपर्ट ने बिना ज्यादा सोचे निर्णायक रूप से कहा। उसकी नजरों में ये बस एक नौजवान था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह वास्तव में कितना शक्तिशाली हो सकता है। जिस पल उसने हमले का सामना करने के लिए अपना बड़ा हाथ घुमाया, धड़ाम, तुरंत एक जोरदार धमाका गूंज उठा। कड़क, उसका पूरा हाथ लकड़ी की छड़ी की तरह तुरंत फट गया और खून पागलों की तरह फूट पड़ा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, रणवीर का मुक्का उसका हमला जारी रखते हुए आगे बढ़ा। धड़ाम, एक और विस्फोटक आवाज गूंजी और यह शक्ति देव स्तर का एक्सपर्ट तुरंत खून की धुंध के गुब्बारे में बदल गया। उसका अस्तित्व ही मिट गया। इस बचे हुए 4 लोगों ने हौंफते हुए सांस ली। उनकी आंखें बाहर निकलने को थीं। क्या यह इंसान भी है? ये तो हद से ज्यादा भयानक है। उसने वास्तव में एक ही मुक्के से उनके एक शक्ति देव स्तर के मास्टर को उड़ा दिया। ये बस अकल्पनीय था। जल्दी से आत्मा शिकारी असुर को सूचित करो। बचे हुए शक्ति देव स्तर के मास्टर ने तुरंत चिल्लाया। अगर कोई तुरंत एक शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट को मार सकता है तो उनकी ताकत उनके प्रतिरोध से परे थी। अगर वे एक और पल के लिए हिचकिचाए तो वे सब मारे जाएंगे। उसे सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा शिकारी पहले ही मेरे हाथों मारा जा चुका है। रणवीर ने उदासीनता से कहा। क्या तुमने लॉर्ड आत्मा शिकारी को मार दिया? ये सुनकर चारों लोग दंग रह गए। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गुस्से में पलटवार किया। बकवास बंद करो। क्या तुम हमारे लॉर्ड आत्मा शिकारी की पहचान जानते हो? वह ठाकुर मठ के 4 असुरों में से एक है जो शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना रखता है। तुम जैसे दुनियावी मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए वह एक भगवान जैसा अस्तित्व है। इससे पहले कि आत्मा शिकारी असुर वापस आए, तुम्हें जल्दी से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना तुम निश्चित रूप से एक दर्दनाक मौत मरोगे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास देख रणवीर ने ताना मारा। चूंकि आत्मा शिकारी इतना जबरदस्त है, मैं तुम्हें उससे संपर्क करने का एक मौका देता हूँ। तुम अपनी भलाई नहीं जानते। एक शक्ति राजा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ने डांटा और तुरंत आत्मा शिकारी से संपर्क करना शुरू कर दिया। बीप बीप। फोन काफी देर तक बजता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये शक्ति राजा स्तर का कल्टीवेटर तुरंत घबरा गया। बाकी लोगों ने भी अपने फोन निकाले और एक के बाद एक आत्मा शिकारी से संपर्क करने की कोशिश की। कोई भी कॉल नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा शिकारी गायब हो गया हो। केवल इस पल वे अचानक घबरा गए। उनकी निगाहें तुरंत रणवीर पर टिक गईं। क्या वह वास्तव में रणवीर रायचंद हो सकता है? लेकिन क्या वह पहले ही समुद्र में दफन नहीं हो गया था? ठाकुर मठ ने 2 असुरों और दर्जनों मास्टर्स की बलि दी थी। अगर नुकसान इतना भारी था और रणवीर अभी भी नहीं मरा, तो यह स्वीकार करना वास्तव में बहुत मुश्किल था। क्या तुम जानते हो कि तुम उससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आत्मा शिकारी नरक में है। नीचे जाओ और खुद उससे पूछो।
रणवीर ने ताना मारा और उसका मुक्का लोहे के हथौड़े की तरह नीचे गिरा। एक साथ हमला करो। बचे हुए शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट ने निर्णायक रूप से रणवीर के मुक्के का सामना करने के लिए अन्य तीनों के साथ हाथ मिलाया। धड़ाम 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 4 दबी हुई आवाजें लगातार गूंजी। चारों लोग एक साथ उड़ गए, उनके हाथ फट गए, खून का कीचड़ बन गए। उसी पल उनके अंदरूनी अंग चकनाचूर हो गए। तीनों शक्ति राजा स्तर के मास्टर्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। केवल आखिरी शक्ति देव स्तर का एक्सपर्ट बचा। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। अगर उसने अपने साथियों के साथ हमला न किया होता, कुछ विनाशकारी शक्ति को साझा करते हुए, तो वह बहुत पहले मर चुका होता। क्या तुम सच में रणवीर रायचंद हो? शक्ति देव स्तर के एक्सपर्ट ने घबराहट में पूछा। उसका मुंह खूनी झाग से भरा था। मुझे बताओ, ठाकुर मठ कहाँ स्थित है? रणवीर ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि ठाकुर मठ के स्थान के लिए उस पर दबाव डाला। अब जब वह वापस आ गया था, तो वह ठाकुर मठ को नष्ट करने के लिए दृढ़ था। अगर तुम सच में रणवीर रायचंद हो, तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुरंत रुक जाओ, वरना जल्दी बताओ, ठाकुर मठ कहाँ है? रणवीर ने सामने वाले को बीच में ही रोका और फिर से सवाल दागा। तुम पहले ही ठाकुर मठ के बहुत से लोगों को मार चुके हो। तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते। तुम्हारे पास मुझसे सवाल करने की क्या योग्यता है? बूम! रणवीर ने सीधे हाथ उठाया और एक मुक्के से प्रहार किया। विरोधी का भौतिक शरीर तुरंत खून की धुंध के गुब्बारे में बदल गया। क्या योग्यता? यह है योग्यता। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मरो। मामलों को संभालते समय रणवीर कभी भी टालमटोल नहीं करता। अध्याय 300। एक भारी बम। लोहित हंसा। मेरे साथ आओ, दिल्ली की सेना और पेट्रोल ऑफिस का सामना कर रहे दुश्मनों से निपटने के लिए। रणवीर ने तुरंत कहा। जी। हंसा और लोहित दोनों ने सहमति जताई। समूह जल्दी से निकल गया। ... कुछ ही देर बाद रणवीर एक खाली सड़क पर दिखाई दिया। इलाके की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई थी। नकाबपोश हत्यारों का एक समूह कमांडर शेरगिल के नेतृत्व वाली दिल्ली सेना और इंस्पेक्टर केदार कुलकर्णी के नेतृत्व वाले पेट्रोल ऑफिस के कर्मियों के साथ गतिरोध में था। रुद्रधाम को एक ही झटके में खत्म करने के लिए रायली ने पूरी तैयारी की थी। सभी संभावित मदद करने वाली ताकतों को रोक दिया था। मैं तुम्हें विचार करने का आखिरी मौका देता हूँ। अभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। कमांडर शेरगिल ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये हमारे और रुद्रधाम के बीच की रंजिश है। इसका तुम्हारी स्थानीय सैन्य बलों से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लापरवाही से काम करते हो तो परिणाम तुम्हें खुद भुगतने होंगे। एक नकाबपोश मार्शल आर्टिस्ट ने धमकी दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सहयोगी, जो हरिशिखर विला को घेरे हुए थे, बहुत पहले ही मिटा दिए गए थे। अब दिल्ली पर आक्रमण करने वाले सभी कर्मी बस वे खुद थे। अगर मैं कोई कदम उठाता हूं तो क्या मुझे भी परिणाम भुगतने होंगे? प्रकट होने के बाद रणवीर तेजी से गतिरोध की ओर बढ़ा। यह क्षेत्र खतरनाक है, अनधिकृत प्रवेश मना है। एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत उसे रोका। पीछे हटो, केदार कुलकर्णी ने अचानक आदेश दिया। रणवीर को अविश्वास से देखते हुए उसकी पुतलियां सदमे से भरी थीं। धड़ धड़ धड़। वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। उसने सोचा कि क्या उसने गलत देखा है। ये साहब वास्तव में जिंदा थे और साक्षात प्रकट हुए थे। उतना ही हैरान कमांडर शेरगिल भी था। जिस पल उसने रणवीर को देखा, उसे अपने शरीर में सिहरन दौड़ती महसूस हुई। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? वह वास्तव में अभी भी जिंदा है। दिल्ली सेना का प्रतिष्ठित गवर्नर, एक प्रमुख हस्ती, अब प्रकट हुए व्यक्ति को देखकर ही हक्का बक्का और अवाक था। आप सभी को कष्ट देने के लिए धन्यवाद। इन लोगों को मुझ पर छोड़ दें। रणवीर ने कमांडर शेरगिल और केदार कुलकर्णी की ओर सिर हिलाया। फिर उनकी हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना सिर घुमाकर मौके पर मौजूद सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को देखा। तुम कौन हो जो ये कहने की हिम्मत करते हो कि परिणाम तुम भुगतोगे? दुश्मन के नेता ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं रणवीर रायचंद हूँ। बूम! सैकड़ों दुश्मन सैनिक ऐसे कांप उठे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। रणवीर का नाम ही एक गरजते हुए हथौड़े की तरह था, जो सबके दिमाग पर प्रहार कर रहा था। उन्हें इतना डरा रहा था कि वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। मारो इन्हें, रणवीर ने आदेश दिया। बिना किसी अतिरिक्त शब्द के उसने अपनी लालची भेड़िया तलवार निकाली और सीधे नीचे काट दिया। भयानक तलवार की रोशनी पागलों की तरह बरस पड़ी। पुच पुच पुच। अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट दर्दनाक मौत मरे। हंसा और लोहित भी लड़ाई में शामिल हो गए। एक खूनी कत्लेआम तेजी से सामने आया। दिल्ली सेना और पेट्रोल ऑफिस के कर्मी सदमे में देखते रहे। ये तीनों बस युद्ध देवताओं की तरह थे, जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। पुच पुच पुच। बस कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट्स मारे गए। केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा। मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लोहित ने हर जगह बिखरी लाशों को देखा और एक कड़वी हंसी हंसा। लड़ाई खत्म होने से पहले उसने केवल 10 लोगों को ही निपटाया था। हंसा ने भी एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई।
हालांकि उसके पास शक्ति देव स्तर की साधना थी, लेकिन वह लोहित से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। उसने केवल 1 दर्जन लोगों को मारा था, बाकी सब हॉल मास्टर द्वारा मारे गए थे। रणवीर की नजर एकमात्र बचे हुए व्यक्ति पर गई। धड़, नेता की तो जैसे जान ही निकल गई। वह सीधे अपने घुटनों पर गिर पड़ा। जमीन पर तरल का एक गड्ढा दिखाई देने लगा। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कायर था, बात यह थी कि रणवीर बहुत भयानक था। सैकड़ों लोग, सभी कुलीन मार्शल आर्टिस्ट, विरोधी द्वारा मिटा दिए गए। केवल अपनी आंखों से देखकर ही कोई जान सकता था कि यह कितना डरावना था। मेरे लिए राइली परिवार के मुखिया को फोन लगाओ, रणवीर ने अचानक आदेश दिया। जी, नेता ने तुरंत सिर हिलाया। फोन करने की तो बात ही छोड़िए, वह अपना फोन निगलने में भी बुरा नहीं मानता। ... इस समय राइली मुख्यालय में बूढ़ा मुखिया ऑस्कर एक शानदार महल में बैठा था। उसके पास एक पुराना फोनोग्राफ था, 1 सदी पुरानी एंटीक चीज जो धीरे धीरे एक पियानो की धुन बजा रहा था। 1 सदी पुराना क्लासिक। सुरीले और सुंदर सुर फोनोग्राफ से बह रहे थे, जिससे ऑस्कर को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, उसके विचार दशकों पीछे चले गए। जब उसने पहली बार परिवार संभाला तो वह वैश्विक उथल पुथल का समय था। असाधारण साधनों और बेजोड़ बुद्धिमत्ता के साथ वह अराजक दुनिया में परिवार को संरक्षित करने में कामयाब रहा। अब जब वह बूढ़ा हो गया था, तब भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आम लोग मुकाबला कर सकें। तब रणवीर का राइली पर हमला करना अपनी मौत को बुलाने जैसा था। ठाकुर मठ पहले ही हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हो गया था। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब रुद्रधाम और छाया संप्रदाय दुनिया से गायब हो जाएंगे। रणवीर द्वारा शासित युग जल्द ही इतिहास बन जाएगा। ये सोचकर ऑस्कर के होंठों पर मुस्कान आ गई और संगीत और भी सुखद लगने लगा। मुखिया जी, कुछ हुआ है? तभी एक तत्काल आवाज अचानक आए, जिसने तुरंत ऑस्कर की पुरानी महिमा की यादों को चकनाचूर कर दिया। उसने सटाक से अपनी आंखें खोली और अपने अधीनस्थ को घूर कर देखा। क्या हुआ? ताज़ा खुफिया जानकारी के मुताबिक नवयुग राष्ट्र का मेहता परिवार मिटा दिया गया है और सागर फार्मास्यूटिकल्स को भी समतल कर दिया गया है। अधीनस्थ ने थूक निगलते हुए कहा। क्या कहा तुमने? ऑस्कर की बूढ़ी आंखों में तुरंत तेज रोशनी चमक उठी। मेहता परिवार नवयुग राष्ट्र का नंबर 1 परिवार था, जिसकी रक्षा कई शक्तिशाली एक्सपर्ट्स कर रहे थे और जिसकी नींव बहुत गहरी थी। उसे वास्तव में किसी ने मिटा दिया। ये खबर बहुत अचानक थी। यहाँ तक कि सागर फार्मास्यूटिकल्स जैसे विशाल उद्यम का समतल होना भी अकल्पनीय था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऑस्कर ने गुस्से से पूछा। मुखिया जी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मेहता परिवार वास्तव में मिटा दिया गया है। अधीनस्थ डर से कांप उठा। अनुसंधान केंद्र का क्या हुआ? ऑस्कर ने जल्दी से पूछा। ये राइली के हितों से संबंधित था और यही वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। जमीन दोज हो गया, कुछ नहीं बचा, अधीनस्थ ने कांपती आवाज में कहा। जब उसे खबर मिली तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ और लंबे समय तक पुष्टि करने के बाद ही मुखिया के पास आने की हिम्मत की। बूम! ऑस्कर तुरंत भयंकर हत्या के इरादे से फट पड़ा, सटाक से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। इस सुपर मार्शल योजना के लिए राइली ने सैकड़ों अरबों का निवेश किया था और शोध में भाग लेने के लिए कुछ शीर्ष तकनीकी प्रतिभाओं को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया था। अब वह जमींदोज हो गया, कुछ नहीं बचा। लानत है, किसने किया? ऑस्कर ने गुस्से से पूछा। मुखिया जी को रिपोर्ट कर रहा हूँ। वह था। अधीनस्थ लंबे समय तक हकलाता रहा। जल्दी बोलो, ऑस्कर दहाड़ा। वह रणवीर रायचंद था, अधीनस्थ ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि यह इतना अविश्वसनीय था, यहाँ तक कि वह खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऑस्कर पूरी तरह से गुस्से में था। वह फिर भी मान सकता था कि मेहता परिवार मिटा दिया गया और अनुसंधान केंद्र समतल कर दिया गया, लेकिन ये कहना कि यह रणवीर ने किया था, यह बस हास्यास्पद था। रणवीर बहुत पहले मर चुका है, फिर भी तुम मुझे बता रहे हो कि वह न केवल जिंदा है बल्कि नवयुग राष्ट्र में प्रकट हुआ। मेहता परिवार को मिटा दिया, सागर फार्मास्यूटिकल्स को समतल कर दिया और अनुसंधान केंद्र को नष्ट कर दिया। क्या तुम मुझे बच्चे की तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऑस्कर की निगाहें डराने वाली थीं। अधीनस्थ इतना डर गया कि वह तुरंत जमीन पर घुटने टेककर बार बार माथा टेकने लगा। मुखिया जी, कृपया मेरी जान बख्श दें। यह अधीनस्थ आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे जो जानकारी मिली है वह यही है, सब कुछ सच है। क्या तुम जानते हो कि जो तुम कह रहे हो उसका मतलब क्या है? ऑस्कर गुस्से से चिल्लाया कि मेहता परिवार, सागर फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ तक कि अनुसंधान केंद्र नष्ट हो गए। वह फिर भी स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था कि रणवीर मरा नहीं है, क्योंकि यह बहुत भयानक था। एक बार बात बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। ऑस्कर ने उस पर नजर डाली। ये पूर्व देश में मिशन को अंजाम देने वाले एक अधीनस्थ का था। उसने तुरंत जवाब दिया। अध्याय 301, महासफाई, कोई दुश्मन पीछे नहीं छूटेगा।
स्क्रीन पर तेजी से एक चेहरा दिखाई दिया। ये पूर्व देश में ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार एक छोटा नेता था। हालांकि उसका चेहरा मुर्दे की तरह पीला था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। ऑस्कर को अचानक अपने दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसने जल्दी से पूछा, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या ऑपरेशन सफल रहा? मुखिया जी, कोको, कोई आपसे बात करना चाहता है। छोटा नेता हकलाया। खामोश। रणवीर ने फोन छीन लिया। जिस पल वह स्क्रीन पर दिखाई दिया, ऑस्कर ने जोर से सांस ली। उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। उसकी खोपड़ी को लगा जैसे वह फटने वाली है। रणवीर रायचंद। उसने तुरंत एक अजीब सी चीख निकाली। डर के मारे फोन लगभग गिरा ही दिया। ये पूरी तरह से भयानक था। एक आदमी जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, वीडियो में जिंदा दिखाई दे रहा था और वह उसके अधीनस्थ का फोन इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह का सरप्राइज वह कभी दूसरी बार अनुभव नहीं करना चाहता था। रायली मुखिया, ऑस्कर, इस तरह आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर, क्या तुम मर नहीं गए थे? तुम पूर्व देश में कैसे हो सकते हो? ऑस्कर पागल हो रहा था। ये बूढ़ा आदमी, जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली थी, पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजित था, पूरी तरह से संयम खो चुका था। तुम और वे ठाकुर मठ के लोग मुझे नहीं मार सके। मैं न केवल लौट आया हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारे सभी आदमियों को भी मार डाला है। जो आखिरी बचा था वह बस अपना फोन उधार देना चाहता था ताकि तुम्हें एक बात बता सके। अपनी गर्दन अच्छी तरह धोकर रखना और मेरे आकर तुम्हारा सिर ले जाने का इंतजार करना। बोलने के बाद रणवीर ने अपने बड़े हाथ से जोर लगाया। कड़क। फोन तुरंत चकनाचूर हो गया, पल भर में धूल में बदल गया। अब तुम भी मर सकते हो। रणवीर ने तुरंत प्रहार किया, एक ही हथेली से छोटे नेता को कुचल दिया। रायली मुख्यालय में ऑस्कर ने बाधित वीडियो को देखा। अभी भी पूरी तरह से सन्न था। रणवीर द्वारा बोले गए शब्द अभी भी उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। रायली द्वारा भेजे गए सभी लोग मारे गए और मदद के लिए भेजे गए ठाकुर मठ के एक स्पष्ट निस्संदेह। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भारी दहशत से भर गईं। इस फोन कॉल ने न केवल ऑपरेशन को विफल घोषित किया बल्कि एक बात साबित भी की। उसके अधीनस्थ ने उसे जो बताया वह सच था। मेहता परिवार, सागर फार्मास्यूटिकल्स और अनुसंधान केंद्र सभी रणवीर द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन ये खबर बहुत देर से आई। ऑस्कर तुरंत गुस्से से फट पड़ा। हरामजादे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना एक ही आदेश से ऑपरेशन रोका जा सकता था और हर कोई नहीं मारा जाता। आदमियों, इसे बाहर ले जाओ और मार डालो। ऑस्कर ने तुरंत आदेश दिया। 2 अधीनस्थ जल्दी से अंदर आए और खबर देने वाले व्यक्ति को घसीट कर ले गए। नहीं मुखिया जी, अधीनस्थ ने जान की भीख मांगी। ऑस्कर टस से मज नहीं हुआ। उसकी आंखों में केवल गहरी आशंका दिखाई दे रही थी। ठाकुर मठ के इतने सारे एक्सपर्ट्स प्लस उसके भेजे गए मृतक योद्धा रणवीर को मारने में विफल रहे। जिस पल विरोधी प्रकट हुआ, उसने सीधे मेहता परिवार का सफाया कर दिया। फिर पूर्व देश लौट आया और उन सभी को साफ कर दिया जिन्हें उसने भेजा था। वह साफ तौर पर बदले की आग लेकर लौटा था। भले ही वे हजारों मील से अलग थे, ऑस्कर उस वीडियो कॉल के माध्यम से रणवीर से निकलने वाली अथाह हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। अगर विरोधी वास्तव में उन्हें मारने आया तो यह निश्चित रूप से रायली के लिए एक बड़ी तबाही होगी। आज दुनिया में और कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? नहीं, रायली को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑस्कर अचानक दहाड़ा। रणवीर, यह एक बात है कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने मेरे इतने सारे लोगों को भी मार डाला। अगर तुम मेरे दरवाजे पर आने की जुर्रत करते हो तो मैं किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी वापस न जाओ। एक दहाड़ तुरंत पूरे विला में गूंज उठी। पूर्व देश, दिल्ली। रणवीर द्वारा आखिरी व्यक्ति से निपटने के बाद कमांडर शेरगिल और केदार कुलकर्णी धीरे धीरे होश में आए और तुरंत झुक गए। बोले, प्रणाम पैलेस मास्टर रणवीर। आपदा से बचने और राजा की तरह वापसी करने पर बधाई। रणवीर ने हाथ हिलाया। औपचारिकताएं रहने दें। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं यह एहसान याद रखूंगा। लेकिन मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, इसलिए आप दोनों पहले वापस जाएं। मैं किसी और दिन आपके लिए दावत रखूंगा। रणवीर के बोलने के बाद उसने तुरंत हंसा और लोहित को सूचित किया। मैंने सेना को दिल्ली को सील करने का आदेश दिया है। आज पूरे शहर को छान मारो, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक भी दुश्मन पीछे न छूटे। जी, हंसा और लोहित ने एक स्वर में जवाब दिया। तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। रणवीर ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस क्षेत्र से निकल गया। अगले आधे दिन में 5 लाख रुद्र सेना के जवानों ने पूरे दिल्ली को सील कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक भी दुश्मन बच न सके। हंसा ने छाया संप्रदाय के सदस्यों का नेतृत्व किया और लोहित ने रुद्र सेना के एक हिस्से का नेतृत्व किया। दिल्ली को ऊपर से नीचे तक पलट दिया। रणवीर के निर्देशों का पालन करते हुए वे किसी भी दुश्मन को बिल्कुल नहीं भागने देंगे। आधे दिन बाद खोज अभियान समाप्त हुआ। सेक्ट लीडर को रिपोर्ट कर रही हूँ, एक भी दुश्मन नहीं मिला, सभी का सफाया कर दिया गया।
हंसा ने रिपोर्ट की। पैलेस मास्टर, यहाँ भी कोई संदिग्ध कर्मी नहीं मिला। लोहित ने भी रिपोर्ट की। अच्छा, रणवीर ने सिर हिलाया। रायली द्वारा भेजे गए लोग पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मामला खत्म हो गया। एक बार जब वह सब कुछ व्यवस्थित कर लेगा तो वह रायली को दुनिया से पूरी तरह गायब कर देगा और ठाकुर मठ भी नहीं बचेगा। रणवीर ने तुरंत 5 लाख की मजबूत सेना को दिल्ली के आसपास से तितर बितर होने और अपनी मूल चौकियों पर लौटने का आदेश दिया। वह खुद जल्दी से घर लौट आया। पिछली लड़ाई के छोड़े गए सभी निशान पूरी तरह से साफ कर दिए गए थे। पैलेस मास्टर, विक्रम और अन्य लोग जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अब सब ठीक है, रणवीर ने कहा, फिर सबको लिविंग रूम में आमंत्रित किया और संक्षेप में बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर कि सभी दुश्मन नष्ट हो गए हैं, हर कोई आखिरकार तनाव मुक्त हो गया, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा भी दिखाई दिया। रायली परिवार बहुत अहंकारी है। हमारे खिलाफ हमला करने की जुर्रत, वे कानून से बेखौफ हैं। मैं उन्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, रणवीर ने कहा। फिर साया की चोटों की जांच की। वह सबसे बुरी तरह घायल था। सौभाग्य से कोई भी चोट जानलेवा नहीं थी। रणवीर ने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और एक औषधीय गोली बाहर निकाली। यह मेहता परिवार के खजाने से प्राप्त हुई थी और इसकी पहचान प्राण शक्ति को बहाल करने वाली प्रकार के रूप में की गई थी, जो चोटों को ठीक करने में भी बहुत मददगार थी। इसे निगल लो, रणवीर ने औषधीय गोली साया को दी। धन्यवाद पैलेस मास्टर, साया ने कहा। फिर औषधीय गोली निगल ली। पल भर में उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। पैलेस मास्टर, मुझे एक कोमल शुद्ध शक्ति महसूस हो रही है जो मेरी हर एक नस में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर को तेजी से ठीक करने में मदद कर रही है। इसका मतलब है कि यह काम कर रहा है। बाद में अच्छी तरह आराम करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, रणवीर मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेहता परिवार द्वारा संरक्षित औषधीय गोली उसके विचार से भी अधिक प्रभावी होगी। इससे उसे तसल्ली मिली, क्योंकि वह अपने किसी भी भाई को चोटिल होते नहीं देखना चाहता था। तभी रणवीर को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। यह अनन्या का था। विमान उतर चुका था। लगभग आधे घंटे बाद विला के बाहर एक सेडान रुकी और अग्नि ने अनन्या को वापस सुरक्षित पहुंचाया। अनन्या, रणवीर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। भाभी, विक्रम और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक पुकारा। रणवीर, हालात कैसे हैं? अनन्या ने जल्दी से पूछा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। दुश्मनों से निपट लिया गया है, दिल्ली अब सुरक्षित है, रणवीर ने कहा। यह अच्छी बात है। अनन्या ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह पूरी यात्रा के दौरान बहुत चिंतित थी। अरे हाँ, रूही कैसी है? उसने बहस नहीं की, उसने धमकी नहीं दी, उसने बस कहा मारो, और उसी पल शक्ति देव गिरे, असुर मिटे और तलवार की डोमेन कानून बन गई। घुटने टेकना बेकार था, दलीलें बेमान थी, क्योंकि यह युद्ध नहीं था, यह फैसला था। जो नाम रुद्रधाम को छुए, जो दिल्ली में खून बहाए, उसे दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया जाता है।